बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मैं हूं निम्रा तारिक और मैं हूं हसनैन लियाकत। निम्रा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। हमारे प्रोग्राम में एकदम से फवाद चौधरी साहब आ गए। मैं तो हैरान हो गई हूं कि ये क्या हुआ। असल में छुट्टियों के बाद टीम आई है तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू द टीम एज वेल। गुड मॉर्निंग टू टीम, और टीम को भी जो है अब जाग गई है मेरे ख्याल में। जाग लेना चाहिए मेरे ख्याल में। तो साहब को हटा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप क्या पी रही हैं? चाय पीने लगी। व्हाट डू यू मीन चाय पीने लगी? अच्छा, चाय पी रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग निम्रा चाय पीते हैं और पाकिस्तान में चाय की गैर कानूनी तिजारत होती है और तकरीबन मैं आपको बताता चलूं कि हर साल 10 अरब रुपए गैर कानूनी चाय की तिजारत होती है। मतलब कि चाय पाकिस्तान में स्मगल होती है। आपने बिल्कुल सही सुना ख़वातीन व हज़रात की गैर कानूनी चाय की जो तिजारत है ये सिर्फ हुकूमती आमदनी को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि आवाम की सेहत के लिए भी ख़तरनाक है और ये आपके लिए, क्योंकि इसमें उस तरह के अज्जा शामिल नहीं होते जिस तरह की प्योरीफाई आपको चाय मिलती है। और पाकिस्तान में जो चाय की सालाना खपत है वो 2 लाख टन से ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा चाय पी जाते हैं, इतनी ज़्यादा। और फिर कानूनी मार्केट की अगर बात की जाए हसनैन, तो वहाँ पे टपाल टी और लिप्टन पाकिस्तान का गलबा है। हम लोगों ने हमेशा बचपन से इनके एड्स भी देखे। सो इन दो कंपनीज का वैसे तो इस पर गलबा है, वहीं पर 30% गैर कानूनी मार्केट भी मौजूद है। कानूनी चाय पर आयद भारी टैक्सेस की वजह से स्मगल शुदा चाय ज़्यादा पुरकशिश बन जाती है, जिससे मिलावट के के बाद जो है वो सेहत को काफ़ी मसाइल वो या फिर ख़तरात लाहक हो जाते हैं और उन ख़तरात में फिर इजाफा हो जाता है। और इस मसले को हल करने के लिए सख्त दरामदी कवानीन, फिर अवामी आगही मुहिमात की या फिर पॉलिसीज़ वगैरह बनाने की ज़रूरत है। बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि चाय हमारा नेशनल टी, नेशनल मशरूब है। सुबह भी पीते हैं, दिन को भी पीते हैं, रात को भी पीते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी पॉलिसीज बनानी चाहिए। आप देखिए ना कि अगर 10 अरब रुपए की चाय स्मगल होती है तो मीन टू से कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनका जहन, उनका फोकस किसी और तरफ है और इसी वजह से ये लीकेज हो रहा है। और अल्टीमेटली ये लीकेज पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ आपके लिए, मेरे लिए और पाकिस्तान पूरे की सेहत के ऊपर भी इसके बड़े ही दूररस असरात मुरतब होते हैं। तो इस मामले को हल करना चाहिए गवर्नमेंट पाकिस्तान को। बिल्कुल ऐसे ही है। और चाय तो आपको पता है कि वो हम लोग जो एक मशहूर ज़माना लाइन है, तुम मैं और एक कप चाय, तो चाय के बगैर तो हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते, इसलिए ये होना चाहिए। अच्छा हसनैन, एक और अच्छी खबर, जब हम नाज़रीन के साथ खबरें कुछ शेयर कर ही रहे हैं स्टार्ट में, एक अच्छी खबर है जी आगा खान यूनिवर्सिटी से कि उन्होंने अपना पहला माइक्रो फॉरेस्ट जो है वो तैयार कर लिया। हमारे यहाँ आपको पता है, हम अक्सर अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र भी बल्कि करते रहते हैं कि माहौलियाती तब्दीली जो है वो एक हकीकत है और हमने अपने माहौल को, एटमॉस्फेयर को क्लीन और क्लियर कराने की ज़रूरत है। सो आगा खान यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान में अपनी पहली माइक्रो फॉरेस्ट का आगाज़ करके माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट और खूबसूरत, मैं कहूँगी इसको, कि ये कदम उठाया है। और ये इकदाम आगा खान फाउंडेशन के ग्रो, ये जो इनका प्रोग्राम है इसका नाम इन्होंने ग्रो रखा। ये इस ग्रो प्रोग्राम का हिस्सा है जिसका मकसद शहरी और देही इलाकों में छोटे, घने और मतनूब जंगलात की तख्लीक करना है। दैट इज़ ब्यूटीफुल। इस वक्त वीडियोज़ भी जो शेयर कर रहे हैं एग्जैक्टली। और ये माइक्रो फॉरेस्ट जो आगा खान यूनिवर्सिटी कैंपस है उस पर वाक़ है, जहाँ पे 100 मुरबा मीटर के इलाके में 25 से ज़ायद मुकामी पौधों की इकसाम बशमूल इंजीर, केले के दरख्त और हिबिस्कस फूल घने अंदाज में लगाए गए हैं। ये मंसूबा ना सिर्फ कैंपस के माहौल को बेहतर बनाएगा बल्कि ये कार्बन सिंक के तौर पर भी काम करता है, जो बड़ी मकदार में CO2 को जज़ब करता है और यूनिवर्सिटी की पायदारी के अहदाफ में मुआवनत करता है। ये इक़दाम आगा खान फाउंडेशन की एक बड़ी कोशिश है और ये पूरी दुनिया में निम्रा तकरीबन 400 माइक्रो फॉरेस्ट लगाने का रिकॉर्ड रखती है। फाइनली वो पाकिस्तान की तरफ भी आ चुके हैं, हमारी तरफ भी देख रहे हैं और पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान, मैं आपको बताता चलूँ कि अब कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है। मतलब आप इस्लामाबाद को देख लें, आप रावलपिंडी को देख लें, आप कराची को देख लें, इवन आप अपने दही इलाकों को देख लें, आप कागान नारान को देख लें, आप मरी को देख लें, कश्मीर को देख लें कि कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। और जो बड़े कम हम लोग जो कटाव का वो रेशियो है ना वो भी बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से नुकसान है। इसलिए दरख्त लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो वैसे माइक्रो फॉरेस्ट है नाज़रीन, इससे मुझे लगता है हसनैन के इंसानों और फिर ज़मीन जो है ना, दोनों ही पायदार एक मईशत और माहौलियाती चैलेंजेस जो हमें उससे निपटने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इसमें। लेकिन अभी मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि मैं आवाम को ये टॉपिक बताऊँ। पाकिस्तान में आम की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ है। आम की जो एक्सपोर्ट है, अच्छा एक सेकंड रुकेंगे पहले, बरामदात एक्सपोर्ट्स हमेशा ना दरामदात
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा हर इंसान को इंपोर्ट्स एंड बरामदात एक्सपोर्ट। export। और इस साल पाकिस्तान में आम की बरामदात में काबिल जिक्र इजाफा देखा गया है, जो इस फल की आलमी तलब में इजाफे की अक्कासी करता है। 20 मई 2024 को बरामदात का आगाज होने के बाद 93,000 मैट्रिक टन बरामदात रिकॉर्ड की गई हैं और जिनकी मालियत $61 मिलियन है। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स गुड। और ये आम जो आप बता रहे हैं बुनियादी तौर पर ये यूएई, ईरान और दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक में भेजे गए हैं और पैदावार की बात हो, प्रोडक्शन जो है हमारी या फिर क्वालिटी जो है उसमें बेहतरी ने इस इजाफे को मुमकिन बनाया है। चलो अच्छी बात है कि पाकिस्तान कौन सा आम कोई पसंद है? ऐसे चौंसा आई गेस चौंसा। अब वैसे मुझे आम नहीं पसंद, लाइक आई डू नॉट गो फॉर मैंगोज बट आई लाइक मैंगो शेक्स। इनको प्राण से निकाल दें भाई। मुझे क्योंकि पाकिस्तान से निकाल देना आपका चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आम की डिप्लोमेसी करता है, जहां पे भी जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे आम की पेटी लेके जाते हैं। एक पेटी हमें दिखाने के लिए होती है, लेकिन पूरे पूरे जहाज जाते ऐसे ही हैं और है। उसका देखिए दूर रस उन्होंने नताइज निकाले। अब क्या पता इस पे भी आके वो कौम से खिताब कर दें कि देखिए मैंने जो आम की पेटी फलां प्राइम मिनिस्टर को दी थी, उसकी वजह से फलां हमारे president को ताल्लुकात दी थी, बेहतर हुए। आज ताल्लुकात भी बेहतर हो गए और हमने $61 मिलियन उससे कमा लिया। कमाली। आपको कौन सा आम पसंद है वैसे? मुझे भी चौंसा ही पसंद वैसे और भी मुझे इतने ज्यादा टाइप्स के नाम नहीं आते। सिंदड़ी आई गेस इट इज। है। यार ऊपर से अवैस साहब बहुत सारे आम की वो बता रहे हैं हमें कि ये आम होते हैं, सिंदड़ी, लेकिन बेसिकली लंगड़ा अवैस साहब का और ताल्लुक चौंसा। तो एक ऐसे इलाके से है ये जहाँ पे कुछ आम वगैरह लगते हैं। दशहरी और लेकिन something। हम अवैस साहब से दशहरी, खाने वाले okay। जो मिलता है वो हम खा टीम ने लेते बता दिया जी, हैं। दशहरी is मिर्जा also गालिब ने कहा ना कि आम होने चाहिए और बेशुमार होने चाहिए, बेशुमार होने बस चाहिए। उसमें तो- नस्ल कोई ताल्लुक नहीं रखती, बस है ना। आम मीठा हो लेकिन और पाकिस्तान में बेशुमार अभी खुशी की बात है जी, दशहरी, सिंदड़ी, चौंसा और काफी सारे आम जो है हमारी मुख्तलिफ अकसाम के, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई हैं, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। आप बिल्कुल सबको बहुत मुबारक अच्छी हो। बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जो ज़रिए टैक्स की बातें कर रहे हैं तो मेरे ख्याल है कि ये भी खबर हमें अगले साल शायद इसमें और कम चीज़ें होती हुई नजर आए। अब अगली स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे और अगली स्टोरी हम आपसे डिस्कस करेंगे वफाकी टैक्स मोतसिब का बड़ा फैसला। ये भी अच्छा फैसला है। पाकिस्तान में चलें जितने भी लोग हैं जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपनी गाड़ियां दरामद कर सकते हैं। दरामद मतलब इंपोर्ट। इंपोर्ट कर ओवरसीज सकते पाकिस्तानी ने क्या करना है? दरामद करनी है, इंपोर्ट करनी है। Yes, yes, पहले yes, ये होता था okay। कि वफाकी टैक्स मोतसिब ने जो अपना फैसला किया है, उनके फैसले के मुताबिक जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अगर उन्होंने 2 साल में कोई भी दरामद नहीं की तो वो अपनी कोई कीमती अशिया हैं, कोई उनको गिफ्ट डीड में कोई घर तो नहीं खैर दरामद हो सकता, कोई गिफ्ट मिला है, कोई कार मिली है, इस तरह की चीज़ वो दरामद कर सकते हैं। ठीक। और इसका फैसला आई थिंक ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद है। बिल्कुल ऐसे ही है। और डॉक्टर जो है यूसुफ महमूद, उन्होंने ये अपने फैसले में ऐलान किया कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने पिछले 2 साल में गाड़ियों की दरामद या फिर तोहफे या वसूली नहीं की, वो जाती सामान स्कीम, रिहाइश की मुंतकली, रिहाइश की ये कंटेनर के ऊपर रिहाइश होगी? कंटेनर के ऊपर नहीं, आई थिंक कि वो मेरे ख्याल में वो नहीं, कंटेनर वाली रिहाइश की है। कंटेनर वाली रिहाइश वही हो होगी, सकती है। मुंतकिल तो वही हो सकती है मुंतकिल, क्योंकि रिहाइश कंटेनर की आएगा मुंतकिली। वो सी पोर्ट पे, नहीं, वो अगर खुद शायद अगर शिफ्ट करना चाह रहे हो उसके सेंस या में फिर भी इस आ तरह भी हो सकता है। सकता है कोई बाटर सिस्टम टाइप वो हाँ। इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो कि वहां पे रिहाइश आपने बेच दी और यहाँ पे आपको मिल गई, समथिंग लाइक दैट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और जो भी है, FTO गाड़ी आप ला सकते हैं, गाड़ियां जो ला लाने की सकते, चीज़ गाड़ी आप पे ला सकते खत्म कर देते हैं हसनैन इसको। तो FTO के जो मुशीर है डॉक्टर वकार चौधरी आ रही, उन्होंने इतवार को यहाँ एक आगाही सेशन में कारोबारी बरादरी को इस बात से आगाह किया कि उन्होंने अपनी ये जो सेशन था उसमें ये कहा कि FTO ने डायरेक्टरेट ऑफ रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन कराची को हिदायत की है कि वो ECRF तैयार करें और फिर उसको नाफिज भी किया बड़ा जाए। अच्छा है क्योंकि अब बहुत सारी हमारी एलीट भी तो बाहर है ना, वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी में कंसीडर बड़ी होते हैं, तो तादाद वो हमारी एलीट वो हमारी चाहती है जो गवर्नमेंट में बैठी है। वो अलग बात है कि कि अल्लाह ताला उनकी- उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं, बेचारों के पासपोर्ट ब्लॉक होने लगे हैं। एग्जैक्टली। निम्रा, आपका फेवरेट टॉपिक आ गया। शादियों की तो बात हाँ, नहीं हो रही यहाँ पे। शादियों की हाँ, बात हो रही है। दुनिया की सबसे महंगी शादियों की बात करने लगे थे मेरे ख्याल में। और हमने देखिए, प्रोग्राम से पहले अब ये- डिस्कस भी किया था। अब ये वक्त आ चुका है कि दुनिया की सबसे महंगी शादियों की फहरिस्त भी शाया हुई है कि कौन कौन सी शादियां बिल्कुल, दुनिया नाज़रीन को बताते में चलते सबसे हैं। महंगी हैं। मैं समझता हूँ पहले आप स्टार्ट कर लें तो मैं ज़्यादा स्टार्ट बेहतर कर है। लेती हूँ, नाज़रीन को बताते चलेंगे। हम प्रोग्राम से पहले ये लिस्ट डिस्कस कर रहे थे, फिर हमने सोचा कि वो आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो कुछ शादियां जो नाज़रीन वो अपनी महंगाई की वजह से जानी जाती हैं और याद रखी जाती हैं। यहाँ दुनिया की सबसे महंगी शादियों की एक दिलचस्प किस्म की फहरिस्त पेश करने लगी हूँ मैं। वीनिशा मित्तल और अमित भटिया, ये $65 मिलियन, आई होप सो कि मैंने इनके नाम ठीक प्रोनाउंस किए हैं, हाँ। बट वो अपने अपने लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ अंदाज से प्रोनाउंस करते हैं सब। एनी हाउ, इनकी शादी जी $65 मिलियन, दैट मेक्स 575 करोड़ रुपए।
तब ओह माय इतनी- गुडनेस, स्टील के बड़े ताजर हैं ये। लक्ष्मी दूसरा मित्तल की नाम। बेटी हैं विनी शाह, और इनकी और अमित भाटिया की शादी 2004 में हुई थी, और इस 2004 की शादी में 575 करोड़ रुपए लगाए गए। लेकिन ये जितनी भी शादियां आप देखेंगे, इनमें ज्यादातर शादियों का जो ताल्लुक है वो इंडिया से होगा। इंडिया से होगा, मतलब यस, बिल्कुल इंडिया में ऐसा ही है। जो शादी की रसूमात हैं, शादी के ऊपर खर्चे होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा होता है। और अभी भी एक शादी हुई, उसके ऊपर में चलेंगे। अब अगली शादी की तरफ चलते हैं। अगली शादी किसकी है वो भी हम आपको बताते हैं। दूसरी जो महंगी शादी है वो है जनारा रेड्डी की और राजेश रेड्डी राजेश की। रेड्डी और भरमेनी जानारधन हाँ। रेड्डी। बड़े मुश्किल नाम है जी। ये $74 मिलियन है, दैट मेक्स इट 585 करोड़। अच्छा, ये हसनैन मुझे बताएं कि ये इंडियन रुपीस में बताते हैं या ये जो लिस्ट हमारे सामने मेरा आई ख्याल थी है- ना, मेरा ख्याल ये है हम अपने करोड़- पाकिस्तानी नहीं, रुपयों मुझे में लगता है कि बताएंगे। ये इंडियन करोड़ है। नहीं, बट खैर जो भी, चलिए, अगर वैसा वो इंडियन ऊपर है से clear कर पाकिस्तानी देंगे है, अभी हमें। 585 करोड़ रुपए और ये है। फिर भी 2016 में हुई। 2016 ये में उसके मुकाबले में इतनी महंगी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये लेकिन अभी इंडियन अगर आप रुपीज उसको है, ये 2024 इंडियन में, रुपीज है, मतलब कि ये पाकिस्तानी तो 1 अरब ये बन गया। और वो भी 2016 के हाँ, exactly। अभी के हिसाब से तो वो इतनी ज्यादा महंगी होगी, तो आप सोच लें। फिर उसके बाद ये जो 2016 की शादी का हम जिक्र करें, बेंगलोर के पैलेस में हुई थी, और वहां पे ये मुनक्किद की गई, जिसमें भारत के नोटबंदी के बहरान के दौरान इसके असराफ की वजह से तनकीद भी की गई। इस तकरीब में 50,000 मेहमानों ने शिरकत की थी, और $2.3 मिलियन की जो है साड़ी समेत आलीशान किस्म का, बिल्कुल आपने ठीक वर्ड यूज किया, आलीशान किस्म का ये शादी जो है वो मुनक्किद जी हाँ। की गई थी। इसके बाद अगली शादी है जी ईशा अंबानी और अनंत प्रेमेला की, जिसमें $100 मिलियन, मतलब कि My 830 God। करोड़ रुपए। ये भी इंडियन, जो पाकिस्तानी जी कितना हो हाँ, जाता है, बहुत ज्यादा हो ये जाता है, बहुत ज्यादा डबल हो जाता है। एक तरह रिलायंस से। की वरासती ईशा अंबानी ने 2018 में अनंत प्रेमिला से शादी की, जिसकी तकरीबात मुत्तहिद शहरों में, क्योंकि अभी भी जो अंबानी साहब की मुत्तहिद शादी थी शहरों वो में हुई। मुत्तहिद शहरों में हुई, और जिसका आगाज अंबानी साहब की अपनी रिहायशगाह से हुआ। एंटिलिया से हुआ। ये इनकी रिहाइश का नाम है, और मैंने कल एक रिपोर्ट देख रही थी कि इनकी ये जो रिहाइश है, ये बकिंगम पैलेस के बाद दूसरी महंगी तरीन रिहाइश है दुनिया में। और मैंने उसकी पिक्चर्स और वीडियोस भी देखी, तो वो बहुत ही आलीशान किस्म की कोई बिल्डिंग थी, तभी तो शायद दुनिया की सबसे लेकिन ये महंगी मेरा बिल्डिंग। ख्याल है कि इन्होंने शादी बहुत ज्यादा घुमा फिरा के की ना, तो पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है डेस्टिनेशन वेडिंग का। हाँ। आप एक दिन एक अपना फंक्शन है मेहंदी का, वो एक जगह पे कर रहे होते हैं, बारात आपकी जो है बर्मिंघम में होती है, उसके बाद आपने देखना है तो वलीमा आपका लेकिन ये फ्रांस तो में एक होता है। पूरी दुनिया की महंगी तरीन शादी है नाज़नीन। उसके अलावा जैसे एक और शादी हमारे जहन में इस वक्त आ रही है, लेडी डायना की और प्रिंस चार्ल्स की, $115 मिलियन, दैट मेक्स इट 950 करोड़ रुपीस। लेडी डायना और प्रिंस चार्ल्स की 1981 के हिसाब से ये शादी है, सेंट जो कैथेड्रल में हुई बहुत थी। ही महंगी थी उस सेंट वक्त के पॉल हिसाब से, तो कैथेड्रल बहुत ही महंगी है। बहुत ही ये सबसे महंगी है। पुरानी शादी, सोचे 1981 मतलब ये में रवाज जब इतना- लेडी डायना ने हाँ, डाला लेडी डायना ने शुरू किया है, ऑल्दो शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे इनकी ये शादी हुई थी जी, 750 मिलियन लोगों ने इस शादी को देखा। लेडी डायना का मशहूर लिबास और शानदार तकरीब ने जो है वो एक मुस्तकिल किस्म का ये विरसा छोड़ा, जिसको मैं तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती कि कोई अच्छी विरासत बिल्कुल छोड़ी है किसी ने। ऐसे ही है। और अब हम बात करेंगे जो शादी परसों गुजरी है और खत्म हुई है, अनंत अंबानी की और रदिका मर्चेंट, और ये $1 बिलियन, मतलब वैसे खत्म हो गई है, ये खत्म हो गई है। खत्म नहीं हुई है, आपको तो पता नहीं हुई है या आपको नहीं तो हुई। उन्होंने दावत नहीं दी, मुझे भी नहीं दी, लेकिन खत्म हो गई है। और 9,000 करोड़ पे इस पे लगे। $1 बिलियन अगर पाकिस्तान, अच्छा, आप पाकिस्तान की सिचुएशन देखिए तो $1 बिलियन के लिए ये हम 18,000 करोड़ रुपए बन हैं। जाते हैं पाकिस्तानी हिसाब से। ये तो इंडियन रुपीज है। ऑल्सो मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि ये 12,000 करोड़ रुपए है। सो ये 9,000 के या 12,000 के डिफरेंट लोग डिफरेंट प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, बट अभी के मुताबिक 9,000 ये जो है करोड़ रुपीज है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी को दुनिया की इस वक्त सबसे महंगी शादियों में शुमार किया जा रहा है, और इसकी कीमत जो है वो $1 बिलियन से भी जायद है। बड़े-बड़े मुल्कों इस शादी की के GDP बारे से में ज्यादा है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और ये शादियां ना सिर्फ अपनी महंगाई की वजह से याद रखी जाती हैं, बल्कि इनमें शामिल जो आलीशान किस्म की रसूमात ये लोग करते हैं, फिर मेहमानों की तादाद। और अभी आप देखें ना, जैसे सिर्फ अनंत की बात कर ले, अनंत अंबानी की शादी की, तो हसनैन आपने भी देखा होगा, हमारे नाज़रीन ने भी देखा होगा कि पूरी दुनिया से मेहमान आए, और एक इंटरनेशनल शादी की, प्राइम मिनिस्टर्स, हर शोबे से लोग आए, क्रिकेटर्स, तो शोबिज स्टार्स, हर जगह से लोग आए। लेकिन इन शादियों में एक बड़ी मुनफरिद चीज है कि जो, क्योंकि हमारा भी इंडिया के साथ बड़ा रिलेशन था 1947 से पहले, तो ये जो रसूमात हैं ये ज्यादातर इंडो पाक में ही ज्यादा होती हैं कि मेहंदी की रस्म हो गई, फिर
उसके बाद मायो हो गई, फिर आपकी बारात हो गई, फिर yes. पता नहीं लड़की वालों के घर जाना। हाँ, वो वलीमा सिर्फ इस्लामिक सारी एक रसूमात है, इन्होंने की रिसेप्शन है। जो होता है, वलीमा जो होता है, ये इस्लामी एक तकरीब है। और हमारी शादी में मुसलमानों के तो सिर्फ एक वलीमा होना चाहिए, बाकी ये जो रसूमात हैं ये सब हम लोगों ने बड़े सगीर से ही ली हैं। ये मेहंदी और जो आप जिक्र कर रहे हैं माई, और अब तो पता नहीं कौन कौन से शावर्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान की जो महंगी शादी है उनकी भी किसी जमाने में जिक्र करेंगे, उनका भी जिक्र करेंगे। पाकिस्तान में भी महंगी शादी होती है, लेकिन अभी थोड़ा सा हंसे तो सही। ओके, मतलब नहीं कैसे यार, ये हंसती नहीं है। आप कोई बात बताएंगे तो हंसूंगी। मैं आपको बताता चलूं ख़वातीन व हज़रात के जापान ने एक और कानून पास कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने शहरियों को रोजाना हंसने की तरगीब की है। वाओ, वेरी नाइस। और ये मुनफरिद कानून हंसिए नजर okay. क्योंकि इससे वो कह रहे हैं कि उम्र बढ़ती है, आपकी सेहत ठीक होती है। एग्जैक्टली अच्छा, एक मजे की बात इसे मुझे लगता है, वैसे मैं ऐड करती चलो इस पे, आप जो बता रहे हैं कि आपका दिमाग जो होता है ना वो उसको समझ नहीं आ रही होती कि जो इंसान हंस रहा है वो सच्चे वाला हंस रहा है या फेक करके हंस रहा है। तो ये जो इन्होंने किया है ये फेक हंसना है, जैसे अभी हंसने फेक हंस रहे हैं। मैं तो बिल्कुल सही हंस रहा हूं। नहीं, पूरा पाकिस्तान आपका दिमाग परसीव नहीं कर पाता है, तो आपका दिमाग जो है ना वो बड़ा रिलैक्स फील करना शुरू कर देता है। अगर आप स्माइल देखिए, स्माइल करना भी सुन्नत है ना हमारी। सीरियस बात करिए, लेकिन मैं उसमें से जो है फिर भी आप हंस रहे क्योंकि आप सीरियस हो गए ना जापान वाली खबर पे। खैर, इसका मकसद जो है वो रिहायशियों को रोजाना हंसने की तरगीब देना है ताकि उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत में बेहतरी लाई जा सके। ये कानून जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते नाफिजुल अमल हुआ और इनकी एक यूनिवर्सिटी है जापान की, उनके मेडिकल फैकल्टी की तहकीक पर यह मबनी है कि जिसमें यह बताया गया कि हंसी सेहत और तवील उम्र के लिए फायदेमंद है। तो मतलब कि हम प्रोग्राम में अब हंसा ही करेंगे। देखिए नहीं, ये देखिए यूनिवर्सिटी 2024 में भी बैठ के ये रिसर्च करके ये लोग किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि हंसना हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। अब भाई हम मुसलमान हैं, हमारे लिए तो हमारे नबी ने उनकी ये सुन्नत है हंसना मुस्कुराना। वो तो कहते हैं कि तो किसी देखिए से भी मिलो तो आप सुन्नत को पूरा करते हैं तो आपकी सेहत खुद ही अच्छी होती है। तो हमें रिसर्च के बगैर ये चीजें पहले से पता है। ये वाकई आपने बहुत अच्छा पॉइंट, ये बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ आप देखिए ना कि हम सुबह जब आते हैं मुस्कुरा के सलाम करते हैं, मिलते हैं, तो वो आपका दिमाग, मैंने आपको बताया ना, आपका दिमाग इस काबिल नहीं होता कि वो समझ सके। माइंड भी किया जाता है अगर आप अकड़ के किसी से मिले, सलाम अलैकुम, ठीक है, वो आगे से स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर मुस्लिम्स। और उनकी खूबसूरती भी यही होती है कि हम हंसते खेलते मुस्कुराते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। और यही वजह होती है कि शायद जो डिप्रेशन होता है ना वो बड़ा कम हो जाता है। आपका दिमाग वो समझता है कि सब कुछ खुश है, एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज ओके, तो वो फिर उस वजह से आपका दिमाग जो है वो बड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो प्रेशर होता है आपके दिमाग पे वो कम हो जाता है। और ये तहकीक अभी यूनिवर्सिटी में हुई है जापान। आप जरा मुस्कुराइए और खवातीन व हज़रात आप भी मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट आपने मुस्कुराते रहे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। मुस्कुराते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, पूरा जुमला मैं बोलूंगा और हमें देखते रहिए सबकी सोच में। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक और ऐसे इशू की जो कि जुबान ज़द आम भी है और पूरी कौम इस पे बड़ी तशवीश का इजहार भी कर चुकी है। बन्नू और डीआई खान में दहशतगर्द हमले, 10 फौजी जवान और 5 शहरी शहीद हो चुके हैं। और ISPR के मुताबिक 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला किया। ताहम इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बनाया। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और ये जो दहशतगर्दों की कोशिश है, इसकी अगर बात मजीद की जाए, दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से खुदकुश धमाके में जो है वो 8 बहादुर जवानान शहीद हुए, जबकि क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया और फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में तमाम 10 के 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दहशतगर्दी का दूसरा वाकया डीआई खान में पेश आया, जहां कड़ी शामुजई रूरल हेल्थ सेंटर है। ये अब मुझे एग्जैक्टली जगह का नाम प्रोनाउंस करना नहीं आया, बट एनी हाउ यहाँ पे जी रूरल हेल्थ सेंटर पर 15 और 16 जुलाई की दरमियानी शब दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया। अब ये दहशतगर्दी का रुझान बढ़ता क्यों जा रहा है, इस पे बात करने के लिए ब्रिगेडियर वकार हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो मेरी ये कंफ्यूजन जरा दूर कीजिएगा प्लीज। जब से ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम का ऐलान हुआ, जब से ये बातें और ये खबरें हमारे सामने आई कि ये ऑपरेशन होने जा रहा है, उसी दिन से दहशतगर्दी के वाकयात में भी इजाफा हो रहा है। ये हुआ क्या है, ये क्या हो रहा है? मेरी कंफ्यूजन है, क्लियर कीजिएगा प्लीज।
जी इसमें आई थिंक जब से यूएस फोर्सेस का इनखला हुआ है तो ये कंसिस्टेंट पैटर्न है जिसमें डेफिनेटली आप सही कह रही हैं कि पिछले कुछ महीनों में काफी इजाफा हुआ है। और इसकी आई थिंक जो वजूहात हैं वो भी जाननी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान ने एक पॉलिसी रखी है कि हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, स्पेशली तालिबान 2 को। लेकिन अभी जो कुछ शवायद आ रहे हैं, एक तो खैर जो बातचीत थी जी कि इंटेलिजेंस शेयरिंग आपने की, उनको बताया जी कि आप रोकें, वो आई थिंक चीजों से बियॉन्ड चली गई हैं। दो आई थिंक इम्पोर्टेंट लीक्स हुई हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो सारा एडम्स है, एक सीआईए की टॉप एजेंट थी। उनका एक इंटरव्यू है एक अमेरिकन वेबसाइट पे, और उसमें उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि अमेरिका खुद $87 मिलियन पर वीक दे रहा है तालिबान को, और ये स्विट्जरलैंड से आता है जहाज। अच्छा, इसको प्लस इंडिया फंड कर रहा है इनको $10 मिलियन अ मंथ। तो ये एक दो आई थिंक एविडेंस है। फिर अभी परसों आया है अहमद वली मसूद है, सॉरी अहमद मसूद है, जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, और वो अभी नॉर्दर्न रेजिस्टेंस को लीड कर रहे हैं। उनका भी इंटरव्यू, वो कह रहे हैं कि तकरीबन ये ऑलमोस्ट $17 बिलियन, आई डोंट नो, ये 3 साल में अमेरिका दे चुका है जब से इनखला हुआ है तालिबान को। सो एक तो ये फैक्टर ध्यान में रखें कि जो बात है ह्यूमन राइट्स की और जो यूएन और सारा जो है, आई थिंक थोड़ी मुनाफकत है इसमें भी। बिग पावर्स एक नया गेम कर रही हैं, और शायद तालिबान 2 इज बिकम अ हायर्ड गन, जिसको कहते हैं कि आप पैसे दें और काम कराएं। और अभी जो उनका स्टेटमेंट है, अहमद वली मसूद, एक और टीटीपी का जो सरगना है, उसने कहा जी कि हमें ना गजा से कोई गर्ज है, ना हमें लेट्स से कश्मीर से, टारगेट इज पाकिस्तान और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो साफ जाहिर इसमें जो चाइना के साथ आपने खोलना चाहा अभी सीपेक 2, दैट इज द टारगेट, और उसमें फिर साफ जाहिर मिलिट्री सामने जो लड़ रही है। तो ये आई थिंक कुछ नुक्ते लिंक करने पड़ेंगे। फिर क्रिमिनल माफियाज है, स्मगलिंग है, इसमें कारोबार चलता है। जब सेटलमेंट की बात हुई कि टीटीपी को सेटल करें पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे, तो वो भी यही था जी कि इनको इजाजत हो कि जो मर्जी करें। तो आई थिंक ये रीजंस भी हैं, और इंशाल्लाह अज़्म इस्तेकाम इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। अच्छा ये बरगेज बड़ी साहब, मुझे लड़ाई है। ये बताइएगा कि अज़्म इस्तेकाम के आने के बाद ये कार्रवाइयों में इजाफा हुआ, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है या इंडिया फंडिंग कर रहा है, तो फंडिंग तो फिर डेफिनेटली वो तालिबान को इसी वजह से कर रहे हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। इसकी क्या वजह है कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? और स्पेशली अज़्म इस्तेकाम के बाद हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें इजाफा हो चुका है। जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनली एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप कह लें क्रिमिनल एंटरप्राइज चल रहा है यहाँ पे। इसमें स्मगलिंग है, इसके अंदर वेपन की स्मगलिंग है, नारकोटिक्स है और डॉलर है, और इसमें माफियाज भी हैं। सो एक तो उनका इंटरेस्ट है, और ये पैसा घूम फिर के फिर टेररिज्म में इस्तेमाल होता है। तो ये तो इंटरनल फैक्टर हो गया। फिर कुछ पोलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो जेयूआई हो, चाहे वो चकजई साहब की पार्टी हो, या इवन पीटीआई, इनका वोट बैंक है जो कुछ ना कुछ आई थिंक उसमें इलीगल अफगान भी इन्वॉल्व हैं, या लेट्स उनको कार्ड्स इशू है, तो उनका अपना एक पॉलिटिकल स्टेक भी है। अभी इसको आप रिकन्फर्म कर सकते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के साथ। तो वहां भी आपने देखा कि बहुत आवाज उठाएगी, रिपेट्रिएशन की बात हुई। अभी देखिए अगर 17.5 लाख इलीगल अफगान यहाँ पे रहे तो एक स्पेस क्रिएट हो गई जिसमें हर एक को आई थिंक देखना बड़ा मुश्किल है। तो उसके अंदर स्नीक अटैक्स हो सकते हैं, वहीं पे इनकी पनाहगाहें बन जाती हैं। फिर एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता है कि ब्रिगेडियर साहब, मैं एक बार फिर से कंफर्म करना चाहूंगी, आपने ये कहा कि जो इलीगल अफगान यहाँ पे हैं, वो वोट बैंक शेयर कर रहे हैं इन पार्टीज का? जी जी, पार्ट ऑफ इट। इसमें कुछ थाउजेंड्स की तो रिपोर्ट्स हैं जो केपी में और बलूचिस्तान में शायद ज्यादा हो, कि कुछ हलकों में थाउजेंड्स ऑफ दे आर नॉट द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, आरंट दे? जी, उसमें यह है कि उनको डिक्लेयर ऐसे किया गया, जब आप फेक शनाख्ती कार्ड बना सकते हैं देन यू कैन वोट। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है। दूसरा आ जाते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। दो बड़े इनिशिएटिव्स होने जा रहे हैं। एक आपको पता होगा कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर रशिया ने ऑफर किया पाकिस्तान को, जिसमें ईरान के थ्रू लिंक किया जाएगा इंडियन ओशन को, और उसमें पाकिस्तान को भी, और पाकिस्तान एक्सेप्ट किया है। सो इट मीन्स कि आपने जो यूरेशियन ब्रदरहुड का लेट्स से बड़ा जो गेम प्लान है उसमें शामिल होने के लिए, बिकॉज हमें सूट करता है। दूसरा सीपेक 2 की लॉन्चिंग है, जब वजीर आजम गए हैं, और उसमें भी खुल के पाकिस्तान ने कहा जी हम करेंगे। कहने को तो ये एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगता है, लेकिन क्या अमेरिकन कांग्रेस खामखा जो है इतने बड़े बड़े रेजोल्यूशन पास कर रही है अगेंस्ट पाकिस्तान? तो इसका मतलब है कि टारगेट इज लेट्स से चाइनीज इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान का अपना फ्यूचर, और फिर आप कह रहे हैं रशिया का जो ऑफर है थ्रू ईरान। तो इसका मतलब जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर अफगानिस्तान के इर्द गिर्द आपके उसमें लेट्स से आगे प्रॉस्पर करेंगे या इनिशिएट होंगे। सीपेक 2 इंशाल्लाह बड़ी जल्दी लेकिन बड़े साहब, एक हो सवाल जाएगा ये शायद। पैदा होता है कि सीपेक की अगर बात कर ली जाए, जिस तरह आपने सीपेक की बात छेड़ी है,
तो सीपैक तो एक कंटिन्यूसली चलता रहा 2018 तक, फिर उसमें ब्रेक आ गया। तो क्या आप समझते नहीं है कि हमारे पास भी एक ऐसा थिंक टैंक होना चाहिए कि जो आपके मंसूबे हैं स्पेशली विद चाइना या रशिया की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तो इसको कैरी ऑन करें? ये हम देखते हैं कि गवर्नमेंट वेरी करता है, जब एक गवर्नमेंट आती है वो कैरी ऑन नहीं हो सकती और उसके बाद फिर हमें बड़ी मुश्किलात होती हैं, और अब हम सीपैक 2 की तरफ जा रहे हैं। तो ये कैरी ऑन करने के लिए कोई थिंक टैंक नहीं होना चाहिए कि ऊपर वाले तमाम स्टेक होल्डर्स एक साथ हों और कोई भी गवर्नमेंट तब्दील हो, आपके वो मंसूबे रुकने नहीं चाहिए? जी बिल्कुल, जिनको कहते हैं बाई पार्टीजन अप्रोच होनी चाहिए। यू आर राइट। थिंक टैंक शायद कर भी रहे हैं, लाइक चाइना सीपैक के अपने थिंक टैंक्स हैं, इस तरह यूरेशिया के ऊपर काफी काम हो रहा है। लेकिन ये वो इनिशिएटिव्स हैं जो अभी सेकंड फेज में जा रहे हैं। और सीपैक भी आपने देखा जब लॉन्च हुआ था तो उस चीज को भी 15 साल हो गए हैं, तो उस दौरान बड़े अटैक्स हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सीपैक ने सफर नहीं किया पहले, लेकिन डिस्पाइट देयर वाज अ डिटर्मिनेशन कि हमने करना है। तो इसी प्रीव्यू में आप देखेंगे इसमें इस्तेकाम का जो ऐलान है, इसको बड़ा पोलिटिसाइज किया गया। अभी आप सिर्फ मैं मिसाल देता हूँ, डीआई खान में भी अटैक हुआ है जिसमें खवातीन शहीद हुई हैं, बच्चे शहीद हुए। ये कौन सा इस्लाम है जी? और इसका नाम दे रहे हैं ये अज़्म शरिया। जस्ट इमेजिन के टीटीपी ने अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। इट इज सो अब्सर्ड कि उसमें आप खवातीन और बच्चों को, अच्छा हल्का किसका है? ये हल्का है डीआई खान जो है मौलाना फजल रहमान का। ये हल्का है चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी का। तो क्या उनको कंसर्न होना चाहिए? तो यहाँ पे जो अज़्म इस्तेकाम में बात हो रही है, पॉलिटिकल और सिविल ओनरशिप की बात है कि आप ओन करें, ये लड़ाई हमने लड़नी है। फौज है, पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस, वो तो कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये लाशें उठाने के लिए ऐसे लगता है कि इनको बांधा हुआ पीछे से पॉलिटिकल पार्टी ने पीछे से खींचा हुआ और आगे से तालिबान के साथ एक्सपेक्ट कीजिए आप फाइट करेंगे? ऐसे नहीं होगा। तो इसमें आप इंडिया में देख लें, जहां जहां डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, इंसर्जेंसीज हैं, वहां स्पेशल लॉज दिए गए ताकि आप खुल के इसको करें। बाकी इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन चलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल सिविल इन ओनरशिप हो जाए। डिप्लोमेटिकली एग्रेसिवली आपने तालिबान को आइसोलेट करना है, या कम से कम मैसेज ये कन्वे करना है कि जिस तरह नहीं चल सकता। और उसमें आई थिंक दे कैन बी ऑफर्ड जो 2 बड़े कॉरिडोर उसमें आके वो शामिल हो। चाइना पाकिस्तान का लेकिन कॉमन ब्रिगेडियर साहब, फ्रेंड एक है मसला और ये भी तो है ना अफगानिस्तान। कि चलें दहशतगर्दी की जो वाकयात है उसमें इजाफा हम देख रहे हैं, जो भी उसके फैक्टर्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे खुद पर्सनली भी लगता है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, जो कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर हम बात करें कि वो कम हो जाएगी, वो कभी भी कम नहीं हो रही है। 8 फरवरी के बाद से भी अभी तक लेकर वो कम नहीं हुई है। तो जो अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स लेट्स से कि वो इन्वॉल्व हैं, तो वो तो इसका फायदा उठा रहे हैं ना फिर। जी बिल्कुल, आई थिंक यू आर राइट कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप 2 सूबे देखें, केपी और बलूचिस्तान, और फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री आ जाती है। अगर बाकी स्टेबिलिटी होगी तो ये सारे मिलकर काम करेंगे। और मेरे ख्याल में तो दे शुड बी फोकसिंग ऑन गवर्नेंस। टेररिज्म है, आवाम को रिलीफ और कंपटीशन करें आपस में। लेट्स से केपी गवर्नमेंट शुड कम्पीट विद पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, और पता चले जी कौन डिलीवर कर रहा है। लेकिन पेटी इश्यूज के ऊपर जो है, अगर आप इस तरीके से चीजों को पोलिटिसाइज करेंगे, जिस तरह अभी 9 मई में आपने देखा कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई और फौज में एक म्यूटनी की कोशिश की गई, तो आई थिंक उन चीजों पे भी चेक होना चाहिए। बाकी 100% कि आप यू नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू फाइट दिस मैनर्स ऑफ टेररिज्म, और उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आई थिंक मिल बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। अब देखिए, मतलब फ्यूचर में भी ना, अभी हमारे सामने कुछ इस तरह की खबरें आ रही है, खुदा ना खास्ता के सुप्रीम कोर्ट से, वो तो चले पॉलिटिक्स से आपका टॉपिक नहीं है, मैं उस पर जाऊंगी भी नहीं, बट जस्ट रिलेटिंग इट टू द करंट सिचुएशन के जो फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेट्स से कि वो हुकूमत कह रही है हमने उस पर अमल दरामद नहीं करना। अब उसकी वजह से रिएक्शन में ये सामने आ रहा है कि हो सकता है कि इमरजेंसी लग जाए। अब इस तरह की सिचुएशन अगर खुदा ना खास्ता हो जाती है तो फिर तो मसाइल हमारे बढ़ेंगे ना। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई ऑपरेशन जो है उसको फिक्स करने जा रहे हैं दहशतगर्दी के जो मसाइल हैं। आई थिंक वही जो बात हो रही थी कि सारे स्टेक होल्डर्स को सोचना चाहिए। लेकिन इसमें एक और चीज भी है कि आई थिंक अदालतों को भी देखना चाहिए कि अगर लेट्स से उनके डिसीजन से मुल्क में क्योस पैदा होता है और वो लेट्स से एक तरफ टिल्ट नजर आती है, तो दे शुड आल्सो लुक एट इट के लार्जर कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का नुकसान नहीं सर, हो रहा है। टिल्ट नजर नहीं आती। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई फैसला आता है उसमें भी यही मसला है। मसला यही तो मसला है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस मिल ही नहीं रही है। ये खैर ये आई थिंक वही वाली बात है कि इस पे ऑब्जेक्टिव टॉपिक है, इसके ऊपर आपका अपना व्यू हो सकता है। लेकिन सर मैं एक सवाल आपसे करता है चलूं, सर इसको भी एड्रेस कीजिएगा। ठीक है, वो पॉलिटिकल साइड है, निमरा ने पहले भी कहा आपको, लेकिन बरगेज साहब क्या वजह है कि ये पहला ऑपरेशन है? मैंने परसों भी ये सवाल किया था आज़म इस्तेहकाम के ऊपर कि ये पोलराइज नजर आ रहा है। इससे पहले जितने भी आपके ऑपरेशंस हुए उसमें कौम यकजा थी, लेकिन इस ऑपरेशन में कौम यकजा नहीं है। इसकी क्या वजह है? ये भी पॉलिटिकल रीजंस हैं या मुल्क में जो बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, महंगाई को लेके, इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, उसकी वजह से ये सारी चीजें?
नहीं, आई थिंक इसमें पॉलिटिकल पार्टी का रोल है। अगर मौलाना साहब अपना एक डिफरेंट स्टांस लेते हैं और उनके घर में अटैक होता है या पीटीआई लेती है, तो उसकी पॉलिटिकल रीजन है। और जो आपने देखा है absurd किस्म का बयानिया बनाया गया है, मैं वही कह रहा हूँ ना कि फौज, इंटेलिजेंस, पुलिस लड़ रही है और आपने पीछे से उनको पकड़ा हुआ है। जैसे होता है ना कि आपने बांधा हुआ है और कह रहे हैं अभी आप लड़ें, तो ये इट विल नॉट हैपन। ये ऐसे नहीं होता। जब क्रिटिकल आई थिंक सिचुएशन होती है तो सबको यूनाइट होना चाहिए। और क्यों लेट्स से जब रिपेट्रिएशन अफगानिस्तान लेट्स से इलीगल तालिबान को भेजा, अफगान को भेजा जा रहा था, तो वाई द लीडरशिप ऑफ पीटीआई वाज सो perturbed? और आप शोर मचा रहे थे। ईरान ने 12 लाख को रिपेट्रिएट किया पिछले 2 साल में, वहां चूं भी नहीं की किसी ने, बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट की बात है। लीगल इधर रहे, इलीगल वापस जाए। अगर इतना वहां पे अफगानी स्ट्रांग है डॉलर के बनस्बत, तो वहां जाके खुशी से रहे। वाई अफगान डोंट वांट टू गो टू अफगानिस्तान? उसकी एक रीजन है, इतनी ऑपरेशन है, वुमन 2 करोड़ खवातीन को अंदर बंद किया हुआ है। तो इस तरीके से नहीं, तो दे आर बिकम हायर्ड गन, की जो पैसा लगाएगा वो अपना काम करा ले। तो वी शुड लुक एट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। और उसमें जो है आई थिंक जो जितनी भी पार्टीज हैं, कम से कम इसके ऊपर एक बाई पार्टीजन जो है इत्तेफाक होना चाहिए। और मेरे ख्याल आहिस्ता आहिस्ता कंसेंसस हो जाएगा। शुरू में इसको बहुत ज्यादा उछाला गया, लेकिन नाउ देयर इज अ रियलाइजेशन कि इसके बगैर आपका कोई चारा नहीं है। तो वी हैव टू रिमेन यूनाइटेड और इंशाल्लाह पाकिस्तान विल कम आउट ऑफ इट। ये आती रहती है ऑफ क्राइसिस कोर्स हम सिचुएशन, और इसकी फिर लंबी फ्यूचर हिस्ट्री है। पास्ट में भी इससे निकले ही हैं हम। अच्छा, लेकिन ये जो भी अज़्म इस्तेहकाम से रिलेटेड जब खबरें आना शुरू हुई, तो उसके बाद एक ही फ्रेमवर्क अभी तक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सामने है कि 30% इज गोइंग टू बी एक्शन बेस्ड एंड 70% नेगोशिएशन बेस्ड। सो नेगोशिएशंस किसके साथ होंगी? जी, निगोशिएशंस से मुराद ये है कि डेफिनेटली देखिए, जब आप अफगानिस्तान को डील करते हैं ना, वी फॉरगेट इट कि ये शायद सिर्फ तालिबान ही है। तालिबान शायद 2-2.5 लाख हो गए, 4 करोड़ की आबादी, जिनका आना जाना पाकिस्तान के साथ मरना जीना है। एंड वी नेवर वांट कि अफगान पीपल शुड सफर। उसके अंदर ट्रेड है, उसके अंदर आपका आना 3 लाख अफगान तो हर महीने क्रॉस करता है, पाकिस्तान आता है फॉर वेरियस रीजन। एजुकेशन है, हेल्थ है, तो इन चीजों को आप स्टॉप नहीं कर सकते। सो वी हैव टू लुक इनटू दैट एंगल। बाकी ये है कि हमेशा आप डिप्लोमेसी भी करते हैं, समझाते भी हैं, फिर मिलिट्री ऑप्शन रहती है दिस साइड और दैट साइड। पाकिस्तान ने पहले भी डिस्प्ले किया है। ईरान के साथ भी एक गलतफहमी, तो वी हैड टू टेक एन एक्शन। तो मेरे ख्याल में ये जो है डिप्लोमेसी भी साथ साथ करेगी। नेगोशिएशन मीन के ऑल फोरम, वेदर इट इज बायलैटरल, रीजनल है, जैसा अभी दोहा में वहां बातचीत हुई है, उसके बाद आपके रीजनल एलाइज हैं, लेकिन और फिर एक ब्रिगेडियर मॉस्को साहब, अभी फॉर्मेट है। जब ये गवर्नमेंट बनी, मुझे याद है मुमताज ज़हरा बलोच साहिबा हमारे ही प्रोग्राम में आई थी और मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि टीएलपी के साथ कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं कभी? आर यू गाइस गोइंग फॉर नेगोशिएशंस? शी क्लियरली सेड कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये एकदम से गवर्नमेंट के पास ये शिफ्ट कैसे आया है कि 70% नहीं, नॉट नेगोशिएशंस की तरफ टीटीपी, जा रहे हैं? नहीं, आप मेरे ख्याल गलत समझ रही है। टीटीपी की बात नहीं हो रही, मैं तो अफगान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान ओके का ओके ओके। स्टांस रहा है कि चूंकि ओरिजिन वहां से हो रहा है, तो वी हैव टू टॉक टू तालिबान गवर्नमेंट इन काबुल, नॉट टीटीपी। टीएलपी टीटीपी के साथ कैसे कर सकते हैं? इट्स वेरी क्लियर कि देयर इज नो नेगोशिएशन विद टेररिस्ट। नहीं, और वो इस तो पे तहरीक इंशाल्लाह लब्बैक। क्लैरिटी है। टीएलपी टीएलपी नहीं, वो तो तहरीक लब्बैक हो गए। जी 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 टीटीपी जी, की बात हो, जी। टीटीपी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक। जी, अच्छा सर, ये जो निगोशिएशन आप कह रहे हैं, अगर प्रिसाइसली मुझे ये बताते चले कि ये निगोशिएशन गवर्नमेंट लेवल पे होंगी या फिर वहां पे लेट्स सपोज एक ऑपरेशन जारी है, बन्नू में ही जारी है, तो वहां पे आप निगोशिएशन किससे करेंगे? अपोजिशन में कौन है जिसके खिलाफ ये ऑपरेशन हो रहा है? जी, मैंने क्लियर किया कि टीटीपी या लेट्स से इसके अंदर और ग्रुप्स हैं लाइक गुल बहादुर, इनके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं है। किसने कहा कि नेगोशिएशन हो रही? हाँ। हमारा हमेशा पाकिस्तान का स्टांस है कि इट्स गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है काबुल में, इस वक्त तालिबान टू है, तो उनके साथ बातचीत होगी। ओरिजिन वहां से हो रहा है, तो सही। जो जड़ है वहां पे आपने लेट्स से उसको टैकल करना है। जो टेररिस्ट है उनके साथ कोई नेगोशिएशन तो नहीं मतलब कि जिस तरह उनके आपने साथ पहले तो जिस तरह आपकी आपने लड़ाई- पहले मतलब कहा कि सूबाई अमेरिका हुकूमतों से से मिलके ये होना है, ये ऑपरेशन जो भी हो रहा है वो सूबाई हुकूमतों वो उसका पार्ट होने जा रही है। जी, ऑपरेशन पहले भी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं, ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी अगर आप पढ़ लें, जी जी नैप जी, 1 we did it. 2014, उसके बाद पीटीआई के टाइम पे आया आपका नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी में यही 20-22 पॉइंट्स हैं, और उसी की कंटिन्यूटी है। उसमें कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं। दोनों थिंग कि जहां पे लेट से रेजिस्टेंस ज्यादा है या ज्यादा जरूरत होगी, तो ऑपरेशन का स्केल थोड़ा सा अप किया जाएगा, बट दे विल रिमेन कन्फाइंड टू इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जरूरत के तहत। और खुदा न खास्ता ऐसा है भी नहीं है कि कोई लेट से जो पहले बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए हैं, जरबेज वगैरह, उस लेवल की चीज है। इट्स गोइंग टू बी टारगेटेड ऑपरेशन, और इसी तरीके से इंशाल्लाह टैकल किया जाएगा। और थ्रेट भी शायद इतना ही है, इसको थोड़ा ब्लो अप ज्यादा किया जाता है। ठीक। ठीक हो गया। बड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन वज़ारत, हमने आज बात अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से और बड़ी डिटेल में ब्रिगेडियर साहब ने हमें यह समझाने की कोशिश की कि अज़्म इस्तेहकाम किसके खिलाफ हो रहा है, कौन कौन से उनके टारगेट्स थे, और जिस तरह बात की निमरा ने कि क्या आप निगोसिएशन करेंगे तालिबान के साथ, तो इसको उन्होंने कैटेगोरिकली
रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि निगोशिएशंस होंगी गवर्नमेंट लेवल पे, जिस तरह उनके पास सूबाई एविडेंस हुकूमतों है, एविडेंस है अमेरिका के या फिर इंडियन फंडिंग के, तो उस एविडेंस को यूज करते हुए उन गवर्नमेंट्स के साथ वो निगोशिएट करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबॉडी। हमने देखा कि 2 रोज पहले हुकूमत की जानिब से एक अताउल्लाह तारर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तहरीक इंसाफ और पाबंदी लगाने की बात की गई और फिर इस ऐलान के बाद ही अब बात जो है वो पार्लियामेंट में ले जाने और फिर मशवरा करने पर आ गई है। हुकूमत की जानिब से पाबंदी के ऐलान और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की जो दावे इससे होती हुई बात, जो मामला है वो पार्लियामेंट में ले जाने, इत्तेहादियों से मशवरा करने के बाद नून लीग के बयान जो है वो अब इस पर आ चुका है कि सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। ये बड़ा कंफ्यूजिंग था कि एकदम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है आपके फेडरल मिनिस्टर की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि हम पाबंदी लगाने लगे, फिर उसके बाद दूसरी राय जो है वो एकदम से पार्टी के दरमियान से ही सामने आती है कि नहीं अभी ये हतमी फैसला नहीं, हम इस पर भी बातचीत करेंगे पार्लियामेंट में भी। फिर इत्तेहादियों की तरफ से दूसरी जानिब इत्तेहादी जो सबसे बड़े इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के सूबाई वजीर जो बल्दियात के हैं सईद गनी, उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी का वाज़े मौक़िफ़ है कि सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पीटीआई सियासी जमात के पैरामीटर में नहीं आती। पीटीआई को साबित करना होगा कि वो सियासी जमात है, उनको क्या करना होगा? 2-4 रोज पहले आपको सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वो है जमात या नहीं है, खैर चलें ये बयानात हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे हम बातचीत भी करेंगे अभी, लेकिन इट्स काइंड ऑफ फनी कि मतलब एक ही जमात के अंदर से मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आती है। अब अगर पीपल्स पार्टी की बात करें, शुरू में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैं आपको कुछ सुनवाना चाहता हूँ। क्या सुनवाना जरा इसाक ने कल एक बड़ी जबरदस्त बात की, मुझे वो जब भी डार साहब की बातें मैं सुनता हूँ ना तो मुझे खुशी होती है, वो पुराने पाकिस्तान की बातें करते हैं, जरा सुनते हैं जरा। देखिए बात ये है कि जो महंगाई है वो ये हुकूमत नहीं लाई, पाकिस्तान को उस वक्त याद कर रहे जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे 2013 में, मुल्क जो था वो यानी बहुत बुरी हालत में था। मीनार पाकिस्तान के नीचे करोड़ों रुपये लगा के जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी हुकूमत लाई गई, 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया। जब उन्होंने छोड़ा तो पाकिस्तान की मईशत 24वीं दुनिया की मईशत से 47वीं मईशत बन चुकी थी। मुस्लिम लीग नून को, पीडीएम को हुकूमत लेने का शौक़ नहीं था। अब दोबारा मुल्क की मईशत के लिए दिन रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम काम कर रही है। पाकिस्तान ने दोबारा उभर रहा है, पाकिस्तान ने दोबारा एक मईशी कुव्वत बनना है, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है। उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा। क्या बात है, क्या बात है। देखा इसाक डार साहब की गुफ्तगू, मतलब कि इसाक डार साहब को जब भी मैं सुनता हूं तो वो मुझे एक चीज कहते हुए नजर आते हैं कि इस मुल्क की प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, वो है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। मतलब कि वो नून लीग नहीं है, वो शहबाज शरीफ नहीं है, वो कोई और प्राइम मिनिस्टर बने तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है। और अभी भी मेरा ख्याल है कि यही बयानिया ये लेके वापस अवाम के पास जाएंगे। आयरनी हसनैन, आपने भी ये बात की तो मेरे जहन में आ गया कि जब नवाज शरीफ से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे मईशत के जितने भी मसाइल है उसका हल इसहाक डार है। शायद वही वजह कि एक ही रात में उनका प्लेन जो है वो पाकिस्तान आया था। हमने देखा कि वो किस तरह रातों रात फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे। तो ये दोनों बड़े करीब है एक दूसरे के, इनको करीबी समझा भी जाना जाता है। शायद यही वजह है कि इनको सिर्फ नवाज शरीफ में हल नजर आता है और नवाज शरीफ साहब को इनमें हल नजर आता है, इसहाक डार साहब में। मे बी दैट इज व्हाई ही इज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ये सिर्फ इनमें नहीं है, ये पूरी मुस्लिम लीग नून का प्रॉब्लम है। हाँ। कि वो जब महंगाई हो जाती है, जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, तो उनका बयानिया यकसर तब्दील होकर नवाज शरीफ की तरफ जाता हुआ नजर आता है कि मियां साहब अगर हो जाते, प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो ये हो जाता, वो हो जाता। लेकिन इस तरह से मेरा ख्याल है कि मामला चल रहे हैं। अच्छा, फवाद चौधरी ज्वाइन कर रहे हैं इस पे बातचीत करने के लिए। फवाद, अस्सलाम वालेकुम। फवाद, कैन यू हियर मी? तो साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? ओके, हम उनको रिकनेक्ट करते हैं। जब तक हम खुद ही बातचीत जो कर रहे थे, कहाँ पे थे हम यहाँ पे थे कि जब भी महंगाई बढ़ती है, मईशत की उसकी सब जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होती है और वो शख्स होता है जो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे है। मतलब और मजे की बात यह है कि जब तहरीक इंसाफ की फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है ना, तो उनको नून लीग में सारे मसाइल नजर आएंगे। वो कहेंगे कि सारी मौशी पॉलिसीज जो है वो नून लीग की गलत थी, इसलिए ये मसला हुआ। यहाँ पे सारे एक दूसरे पे उठा के मलबा फेंक देते, ये नहीं कहते कि हमने क्या करना है या हमें क्या करना चाहिए इन मसाइल को हल करने के लिए। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? फवाद साहब, आपको आवाज आ रही है?
मेरा ख्याल है जी फवाद चौधरी साहब के साथ कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम चल रहा है, जो ही वो आएंगे उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे शॉर्ट सुनते हैं एक और। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं, ज़रा इसाक डार साहब को तो हमने सुन लिया, उम्मीद करता हूँ कि ख्वाजा साहब कुछ डिफरेंट बात कर रहे हैं, ज़रा सुन लेते हैं। मई को जो कुछ हुआ वो डायरेक्ट पाकिस्तान की असास पे हमला था और पाकिस्तान के वजूद पे हमला था। रातों रात जो कुछ हुआ और उसके बाद मेरा ख्याल है बंदयाल साहब ने वो जो है कोर्ट बुला के जो जजमेंट दी, उसके बाद मैं आर्टिकल 6 पे आता हूँ जो अजीज़म अताउल्लाह तार साहब ने जिसका जिक्र किया। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में आर्टिकल 6 किसी और पे लगा कि नहीं, लेकिन मुझ पे लगा। काबीना ने बाकायदा पास किया। उसके बाद एक साहब होते थे शफकत महमूद, आजकल सियासत से मफरूर हैं, और आर्टिकल 6 उन तमाम हजरात पे लगता है जिसमें स्पीकर भी शामिल है, जिसमें इमरान खान भी शामिल है, सब शामिल है। बिल्कुल सही कहा अताउल्लाह तार ने। और आइन का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसका हमने हल्फ उठाया हुआ है। यहाँ पे तौहीन जो है 9 मई को एक अदारे की तौहीन हुई, शोहदा के खून की तौहीन हुई। जी, सो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आप ये जो बात आप कर रही थी कि ये कितनी मुज़ायका खेज़ बात है, आपने जो बात की वही बात ख्वाजा साहब ने दोहराई कि सारी खराबियों की जड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आर्टिकल 6 सिर्फ उन्होंने गिनवाया कि इमरान खान पे भी लगना चाहिए, उसके बाद पता नहीं शाह महमूद कुरैशी पे भी, और किस किस पे उन्होंने गिनवा दिया कि इन सब पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क की आर्टिकल 6 लगाना इस मुल्क का हल नहीं है। इस मुल्क का हल ये है कि अवाम इस वक्त जो पिस रही है महंगाई से, बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अवाम की दस्तरस से बाहर हैं, अवाम वो सुनना चाहती है। ये अवाम को कुछ और डिफरेंट पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ। यही मसला हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी नजर आता था। जब स्टार्ट के 1 साल में स्टेबिलिटी नहीं थी तो वहाँ पे इसी तरह की सिचुएशन हमें नजर आती थी। अच्छा हसनैन, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। फवाद, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं, अभी उनको आवाज़ नहीं आ रही है। फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह की चीज़ें जब आप साल सवा साल गवर्नमेंट आपसे नहीं चलती तो फिर आप इन्हीं में आ जाते हैं कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, फ़लाँ डाकू है, फ़लाँ चीज़ें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मामलात आपको हल अगर करने हैं तो आपको रियल मानों में अवाम को रिलीफ देना होगा। आर्टिकल 6 की जो आपने बात की है कि अगर वो लेट्स से कासिम सूरी जो कि साबिक डेप्यूटी स्पीकर थे इमरान खान के दौर के, उसके अलावा चेयरमैन रहे उस टाइम, चेयरमैन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान अब तो बानी हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर अगर बात की जाए फॉर्मर प्रेसिडेंट की, आरिफ अलवी साहब की, तो ये आर्टिकल 6 लगाना ना, ये गद्दारी के मुकदमात, मतलब कि आप सोचिए कि हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं जहां पे हमें हमारे जो पास्ट के हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं, उनको जैसे ही वो अपनी कुर्सी से उतरते हैं हमें आर्टिकल 6 लगाने की जरूरत पड़ जाती है। 4 साल प्राइम मिनिस्टर, 4 साल जेल में, 4 साल प्राइम मिनिस्टर, 4 साल जेल में, और फिर उसके बाद वो दोबारा हीरो बन के वापस सामने आते, चाहे वो नवाज। जी, सो ये आपने कमेंट, ये बल्कि आपने स्टेटमेंट सुनी है, इस पे कमेंट क्या है? थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ेगी। एक जो लफ्ज़ है एक्सटेंशन, मुझे उससे थोड़ी एलर्जी हो गई। उन्होंने कहा ना कि कौमी मफाद, कौमी मफाद ये था कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा जाए। अभी कौमी मफाद ये है कि इमरान साहब को जेल में रखा जाए। हालांकि कौमी मफाद जो एक्चुअल में है वो रियलिटी ये है कि आपने अवाम को यहाँ पे आके रिलीफ देनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि उस कौमी मफाद की कोई बात ही नहीं कर रहा। और यही वजह है निमरा कि पिछले 10-15 साल में हमारा कौमी मफाद हमें ये कहता है कि इमरान को अंदर कर दो, नवाज शरीफ को अंदर कर दो, नवाज शरीफ को बाहर ले आओ, इमरान को अंदर कर दो, या इमरान को बाहर ले आओ, जरदारी साहब को अंदर कर दो। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि अब 10-15 साल की स्टोरी देखिए ना कि चीजें कहां से हाइक करके कहां पे पहुंच गई। क्योंकि ये कौमी मफाद तो है नहीं ना, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कौमी सलामती पे बात आ जाती है फौरी तौर पर, और वो भी हर किसी ने अपने अंदाज की तशरीह की होती है। एक जो लफ्ज़ मैं आपसे बात करने लगी थी, एक्सटेंशन, इससे मुझे बहुत हद तक एलर्जी हो चुकी है। अब किसा भी इदारा हो हमारा, ख्वाह वो एस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी की अगर बात आ जाती है, तो ये जो एक्सटेंशन है ना, और ये जो एक्सटेंशन का ये जो लालच है, इसने हमारे पूरे निज़ाम को फरसूदा करके रख दिया। अभी आजकल आप सुनते होंगे बहुत किस्म की क्या सराइयाँ हो रही हैं, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, वो ये कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के बारे में बातचीत हो रही है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि हर बंदे को, जो भी बंदा किसी भी ओहदे पर बैठा है, जो भी ओहदेदारान है, उनको खुद ही ग्रेस शो करनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि ये मेरिट पे कितना बड़ा सवाल है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर कितना बड़ा सवाल आ जाता है यहाँ पे। सो अगर आपका टेन्योर पूरा हो रहा है,
आप बड़े अच्छे तरीके से अपना काम करें, अपनी जो सर्विसेज है उनको पूरा करें और ईमानदारी से अपना काम करें। एंड द डे यू आर डन विद इट, जस्ट गेट डन विद इट। देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि लेट्स सपोज आप देखिए कि एक एक्सटेंशन जब तब मिलती है जब आप 60 साल क्रॉस कर देते हैं। Yes, 65 प्लस 60 साल की या 65 इयर्स की जो कानून बना है, ये गोरे ने ना कुछ समझ के बनाया था। उस वक्त तक आपके असाब काम करते हैं, आपका दिमाग काम करता है, आप एक्टिव होते हैं, लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए कि जब भी एक्सटेंशन मिली है ना, तो हमें उस एक्सटेंशन ने एक नया तोहफा दिया है, एक नया बुरहान दिया है, एक नए बुरहान ने जन्म लिया। चाहे वो एक्सटेंशन किसी को भी मिले, उसके बाद बुरहान ही हमें पैदा होते हुए नजर आए। और इसकी रीज़न यही है कि आप एक सर्टेन एज के बाद किसी को भी आगे बढ़ने देते हैं या एक्सटेंशन देते हैं, एक तो उस इदारे के लिए बड़ा कमज़ोर हो जाता है कि पिछले 5, 6, 7 लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है, उनका कैरियर उस तरह ग्रो नहीं हो पाता। किसी ने कुछ बनना होता है, वो उस तरह बन नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, ऐसे ये बहुत सारे मसाइल हैं जी जिन पे हमने बातचीत तो करने की कोशिश की। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन करना था और उनकी कोई इशू की वजह से हम कनेक्ट नहीं कर पाए। फिर किसी दिन इंशाल्लाह सही। अभी यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से जुड़े कुछ अहम मौज़ूआत पर रोशनी डालने जा रहे हैं और जो हाल ही में खबरों की ज़ीनत बनी है। सबसे पहले अगर बात करें तो वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के बाद होने वाली कोई और भी सर्जरी होगी या फिर इसी सर्जरी पे गुजारा किया जाएगा। और आज के इस प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या सरप्राइजेज होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के लिए और उनके खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल। और फिर साथ ही मुझे लगता है हसनैन इस पे भी बात कर लेनी चाहिए कि शाहीन आफरीदी के बारे में जिन पर कोचेस के रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम का माहौल ख़राब करने का इल्ज़ाम है, ये एक बड़ी खबर है। फिर इस मामले की हकीकत क्या ये भी जान लेते हैं और साथ ही उसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं जो शाहीन आफरीदी की तरफ तोप का रुख हो गया। फिर बात करते हैं बाबर आजम के मुस्तकबिल के बारे में कि क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान बरकरार रहेंगे या कोई तब्दीली मुमकिन है। ये सारे सवालात हैं। हाँ। सलीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? जी हाँ, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम भाई आपको खुशामदीद, थैंक यू वेरी मच फॉर जानिएगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये रिपोर्ट्स कहाँ से लीक हो रही हैं, कौन इनको लीक कर रहा है? और रिपोर्ट्स लीक होने में तो हमें सिर्फ एक ही किरदार नजर आता है जो कि शाहीन शाह अफरीदी है। क्या 11 की 11 में सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी पे ही इल्ज़ाम लगाना बेहतर होगा या कुछ और भी मोरे हैं जिनको हमें ढूंढना पड़ेगा? देखिए, रिपोर्ट्स तो एक अच्छा रिपोर्टर है, एक अच्छा सहाफ़ी है, उसकी क्वालिटी यही होती है कि जो इस तरह की खुफिया रिपोर्ट्स हों या ऐसी चीज़ें हों निकाल के सामने लेकर आए। क्योंकि मैं खुद ये काम करता हूँ, आप भी ये काम करते होंगे, तो रिपोर्ट्स अगर लीक हो रही है तो हम इस पर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम करें तो अच्छा, दूसरा करे तो बुरा। ये कानून ठीक नहीं है। तो ये क्रेडिट देना चाहिए जिन्होंने रिपोर्ट्स निकाली हैं बाहर और जो चीज़ें लेकर आए हैं, और क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जो भी हैं, वो कर रहे हैं जो काम ये। तो ज़ाहिर है रिपोर्ट्स की सदाकत पे कोई ऐसा शक नहीं है, लेकिन मखसूस प्लेयर्स के खिलाफ ही बातें सामने आई हैं। इससे लग रहा है कि शायद जिन्होंने ये बातें बाहर लेकर आए हैं या लीक की हैं, वो चाहते हैं कि शाहीन आफरीदी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। नहीं तो और भी बहुत से प्लेयर्स ने बहुत कुछ किया होगा, जो $50 के टिकट लगाकर वो प्लेयर्स के साथ मीट एंड ग्रीट सेशंस हो रहे थे, ये सब हो रहा था। तो उसका क्यों नहीं रिपोर्ट में जिक्र हुआ, किसने किया था, क्या किया था? डेफिनेटली वो भी हुआ होगा ना। तो मखसूस का मतलब ये है कि शायद शाहीन आफरीदी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। और एक रिपोर्ट में ये लिखा था यूसुफ के साथ उन्होंने थोड़ी सी बदतमीजी की थी, लेकिन मैंने पता किया वो इतना बड़ा वाकया नहीं था। ज़ाहिर यूसुफ है बैटिंग कोच, शाहीन जब बॉलिंग कर रहे थे तो वो नो बॉल का बार बार इशारा करते थे, तो शाहीन ने कहा कि आपका काम नहीं है, आप ना मुझे बताएं, जो शाहीन को नहीं करना चाहिए। तो शाहीन ने गलत किया, लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी बात की थी, उन्होंने उनका सॉरी कर लिया था। अब इतनी बड़ी बात ये नहीं कि इसकी बेस पे आप उनको टीम से बाहर कर दें कि भाई डिसिप्लिन बहुत खराब था। अच्छा, ये भी बात बताइएगा कि क्या सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी पे ही तमाम तर तोपों का रुख होगा या फिर हमें कुछ और भी सर्जरी होती हुई नजर आएगी? क्योंकि परफॉर्मेंसेस की अगर सलीम भाई बात की जाए तो किसी ने भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस दी नहीं है। हम अमेरिका से हार गए, इंडिया से हार गए और पहली दफा हुआ कि हम सुपर 8 में नहीं पहुंच सके। तो सिर्फ शाहीन को सामने रख के बहुत सारे लोगों को सेव तो नहीं किया जा रहा। देखिए, बात ऐसी कुछ लगती है क्योंकि देखिए जब हम हारे यूएसए के खिलाफ मैच में, ना आखिरी ओवर में शाहीन ने किया था जो टाई हुआ, ना शाहीन ने फिर सुपर ओवर किया जो हम हार गए।
और इंडिया के खिलाफ मैच में कोई फर्स्ट बैटिंग शाहीन ने तो नहीं की थी जिसकी वजह से हम हार गए, बल्कि हम जो मैच जीते दो उनमें से एक शाहीन ने जितवाया, उससे पहले बरतानिया में भी शाहीन की अच्छी बॉलिंग रही। तो एज ए इंडिविजुअल उनकी परफॉर्मेंस कोई ऐसी तो रही नहीं कि बोलेंगे जी उनको कप्तानी से हटाया तो नाराज होकर खराब खेल रहा है। भाई वो तो अच्छा खेल रहा है। तो और दूसरी बात, टीम का माहौल कोई एक खिलाड़ी खराब नहीं करता, जाहिर है उसके इर्द गिर्द 4-5 और लोग हों जो सब मिलके अंडर परफॉर्म करें या कुछ और करें तो आप कह सकते हैं कि टीम का माहौल खराब करें। ऐसा कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि जाहिर है जो प्लेयर खराब खेले वो तो बेनिफिशियरी थे। बाबर आजम की परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं थी, तो क्या बाबर आजम खुद भी क्या ग्रुप का हिस्सा थे? किसी नहीं थे ना, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? रिजवान की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो असल में तो परफॉर्मेंस किसी प्लेयर की अच्छी थी नहीं, तो एक ही खिलाड़ी पे मलबा गिराना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा, और पीसीबी को बड़ा सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। देखना चाहिए कि हारने की असल वजूहत क्या थी, उनको तलाश करें और उनको फिर हल करें मसाइल को, बजाय कि एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ के इसको कह दें कि भाई क्योंकि इसको कप्तानी से हटाया था इसलिए इसने ग्रुपिंग की, इसलिए अब इसको बाहर कर रहे हैं। अच्छा सलीम साहब, एक और सवाल जो है वो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिली। बड़ा कम होता है कि पाकिस्तान को मेजबानी मिले। 1996 के बाद 2009 में आई गेस ये मिली थी, उसके बाद फिर अब जाके 2024 में हमारे पास मेजबानी है, 2025 टू बी एग्जैक्ट सॉरी। अब इसमें भारत की तरफ से बड़ा गंदा रिस्पॉन्स सामने आ रहा है कि टीम नहीं आएगी, वही सियासत जो हम लोग एक्सपेक्ट कर भी रहे थे। पाकिस्तान की टीम अगर इंडिया जा सकती तो इंडिया की टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकती? ये भारत को ये नहीं करना चाहिए, राइट? 100% इंडिया की टीम को बिल्कुल आना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि देखिए पहले कहा जाता था कि जी सिक्योरिटी यहाँ पर ठीक नहीं है, हालात ऐसे हैं, जो बिल्कुल ठीक था। एक जमाने में हालात बहुत खराब थे जिसकी वजह से टीमें यहाँ आने से डरती थी। 10 साल से ज्यादा अरसे तक हमारा मुल्क नो गो एरिया बना रहा, हम लोग खुद यूएई में जाके क्रिकेट खेलते रहे। लेकिन अब तो सारी टीमें आ चुकी हैं। न्यूजीलैंड जैसी टीम जो डर के भाग जाती थी, न्यूजीलैंड ने बल्कि इकरार कर भी लिया। अब वो न्यूजीलैंड की टीम सबसे ज्यादा मैचेस खेलने यहाँ आती है और अपने यहाँ भी बुलाती है। सारे इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, कौन सी ऐसी टीम है जो यहाँ नहीं आई सिवाय इंडिया के? और जाहिर है अगर वो नहीं आ रहे तो पॉलिटिकल वजूहात हैं इसकी, या तो वो मान रहे साफ, आगे साफ मानते भी नहीं है। तो इंडिया के पास अब कोई जवाब नहीं है। तो सर अगर भारत ऐसी रंग में भंग ढालता रहा तो आईसीसी को कुछ करना चाहिए इस पे, या कुछ करेगा? आईसीसी क्या कर सकती है? आईसीसी को जाहिर इंडिया से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा होता है, ज्यादा स्पॉन्सर वहां के। आईसीसी मुझे तो डर है कि क्या करेंगे भाई। इंडिया ने कहा है तो इसकी वजह से हम जो है हाइब्रिड मॉडल लेकर आ रहे हैं, इस तरफ ना चले जाए आईसीसी, डर तो ये है। लेकिन पाकिस्तान को तगड़ा होकर आना चाहिए, एक टफ स्टांस लेना चाहिए कि जी अब कोई मना करने का जवाब नहीं है। लेकिन सलीम साहब, मेरा सवाल तो ये है कि आप एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं और आप खबरें बहुत ज़्यादा खोजते हैं, आपके पास इंडिया से भी सोर्सेज मौजूद हैं, तो क्या इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, क्या सलीम साहब, खालिद साहब भी ये समझते हैं कि इंडिया की टीम वाकई पाकिस्तान नहीं आएगी, या सिर्फ प्रोपोगंडा है एक खबर बनाने के लिए और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए? इंडिया से तो मेरी कोई रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन मुझे लेकिन फिर भी दोस्त तो आपके बहुत ज्यादा हैं। नहीं, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है। आईसीसी से या पीसीबी से जो है वो चीजें मिलती रहती है, पता चलती रहती है। तो मीटिंग का एजेंडा जो है वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं गया, बहुत सारे ममालिक के पास गया, तो वहां से पता चला था। उसमें 5 लाइनों का में ये जिक्र है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगर किसी दूसरे मुल्क में मैच कराने पड़े तो उसके लिए एक इजाफी बजट पे बात की जाएगी। इट्स मीन के कहीं जहन के किसी गोशे में ये बात मौजूद है आईसीसी के भी कि भाई हो सकता है कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना पड़े। लेकिन अब यहाँ इम्तिहान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, वो एक सख्त एक मौक़िफ़ इख्तियार करे और बोले कि नहीं अब तो इंडिया के पास कोई जवाब ही नहीं है, यहाँ आए और यहाँ आके खेले। जैसे पाकिस्तान गया था। अच्छा सलीम साहब, ये भी बताइएगा बाबर आजम की कप्तानी चैंपियंस ट्रॉफी तक बरकरार रहेगी या उसमें भी आपको सर्जरीज नजर आती हैं? देखिए जिस तरह से अभी बाबर आजम बिल्कुल छुपे बैठे हैं, सामने नहीं आ रहे, और ना कोई ट्वीट, एक ट्वीट उनकी बस आई थी जी जेम्स एंडरसन की रिटायरमेंट पे, तो मैंने उसमें कमेंट भी किया था। मैंने कहा बहुत अच्छा आपने जेम्स एंडरसन को खिराज तहसीन पेश किया, अब जरा आके आप कौम से भी माफी मांगे शिकस्त की, या वजूहात बताएं शिकस्त की। जवाब उनके नहीं आया, तो बिल्कुल अंडरग्राउंड हुए हुए हैं वो। तो आना चाहिए, आके बात करनी चाहिए। जिस तरह आपने देखा कई कप्तानों ने दुनिया की क़यादत छोड़ दी, आके अपना युगांडा तक के कप्तान ने क़यादत छोड़ दी थी, खराब खेला। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल खामोशी है, किसी ने जिम्मेदारी कबूल ही नहीं की शिकस्त की। बाबर को सामने आकर बात करनी चाहिए, वरना तो फिर अभी जिस तरह शाहीन के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, फिर वो बात सही है कि शाहीन के ऊपर मलबा गिरा के बाबर को कप्तान बरकरार रखी, ये चीज जारी रखी जाएगी। लेकिन यकीन माने अगर ऐसा किया तो फिर आगे भी कोई बड़ा इवेंट होगा, पाकिस्तान टीम की ऐसी परफॉर्मेंस सामने आएगी।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। थोड़ा सा वुमेन क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिल रही हैं। मोहम्मद वसीम वहाँ पे पहुंच चुके हैं, लेकिन वुमेन क्रिकेट की हालिया जो परफॉर्मेंसेज हैं वो कोई ज़्यादा दीदनी नहीं हैं। क्या वुमेन क्रिकेट वापस उस ट्रैक पे आएगी जो कि एक विनिंग ट्रैक समझा जाता था, और पाकिस्तान की वुमेन टीम अच्छी फतवात भी हासिल करती रही? लेकिन माजी करीब की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में आके हमें वेस्ट इंडीज़ ने, साउथ अफ्रीका ने टफ टाइम दिया। तो वुमेन क्रिकेट के हवाले से कोई अच्छी खबरें हमें मिल सकती हैं? बिल्कुल मिल सकती हैं। पहले भी पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है और एशिया कप में भी इंडिया के खिलाफ जीते भी थे, तो दोबारा भी जीत सकते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है वुमेन टीम की परफॉर्मेंस में, वो तो हमारी जो मेंस टीम है उसकी परफॉर्मेंस में भी नहीं है, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। टीम बेहतर है और मोहम्मद वसीम अच्छे कोच हैं, उनके आने से हो सकता है कोई फर्क पड़े और टीम फतवात की राह पर गामजन हो जाए। श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं, कंडीशन इतनी ज़्यादा कोई पाकिस्तान के लिए मुश्किल भी नहीं है, तो होपफुली टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा सर, छोटा सा सवाल आखिर में, ये आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि पहले हम बाबर का सवाल कर चुके हैं। क्या सलीम खालिक साहब बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक पाकिस्तान टीम का कप्तान देख रहे हैं? मेरे देखने से कुछ नहीं होता, वोट क्या देखता है खबरें सर, खबरें। अगर आप मुझसे राय मांगे तो मैं ये जी जी। कह सकता हूँ कि बाबर को कप्तानी छोड़ के अपने बैटिंग पर तवज्जो देनी चाहिए, जिस तरह कोहली वगैरह ने किया था और उसके बाद कहाँ से कहाँ पहुंच गए। नहीं तो ये इस तरह का जो प्रेशर आता रहेगा, टीम हारती रहेगी, तो एज अ बैट्समैन भी बाबर की परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगी, जो कभी कभी करती है, बड़े इवेंट में खास तौर पे करती है। तो फिर यहाँ पर ये है कि लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी फिर हीरो से जीरो बना देते हैं। बाबर को ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा सर, ग्राउंड अपग्रेडेशन भी एक मसला है, तो चैंपियंस ट्रॉफी तक ये पूरा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से काम हो रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, दिन रात काम हो रहा है, फिर बाकी स्टेडियम में भी शुरू होगा। और मोहसिन नकवी साहब की ये स्पेशलिटी है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो, तो उसमें वो करवा देते हैं, तो होपफुली हो जाएगा बिल्कुल। चलिए थैंक ठीक है, यू कुछ वेरी तो मच हो सलीम जाएगा। बहुत साहब, शुक्रिया थैंक यू। सलीम साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है क्रिकेट से मुतालिक। चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, इस पर जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की लगी कि भारत को में भंग नहीं डालना चाहिए, और जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर भारत जा सकती है तो भारत को भी पाकिस्तान आना चाहिए और खेल को खेल ही रहने देना चाहिए। इस पर सियासत एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं राबिया अली से, जो कि पाकिस्तान की पहली खातून हैं जो दुनिया की बुलंद तरीन और मुश्किल तरीन माउंट एवरेस्ट मैराथन में हिस्सा लेकर तीसरी पोजीशन उन्होंने हासिल की। उनकी अपनी जो कैटेगरी है इंटरनेशनल वुमेन कैटेगरी, उसमें उन्होंने ये तीसरी पोजीशन हासिल की है। राबिया के पास चलते हैं और उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। राबिया, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। राबिया, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। ओके, ये एक मैराथन सीरीज आती है जो कि अपने लिहाज से काफ़ी मुनफरिद है। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट की बेस कैंप से इसकी स्टार्टिंग लाइन है। और इसकी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपको फिनिशिंग लाइन पे तो कुछ घंटों में पहुंचना होता है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचने के लिए आपको 12 से 14 दिन चाहिए होते हैं। तो इट्स अ होल जर्नी, इट्स नॉट अ वन डे रेस एक्चुअली। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग तो उसको गिव अप कर देते हैं स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचने तक। ठीक। अच्छा राबिया, ये बताइएगा कि खवातीन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा शोबे में आगे आ रही हैं, लेकिन बीइंग ए वुमेन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ऊपर से इतना दूर जाना, और माउंट एवरेस्ट वैसे भी नाम सुन के मर्द घबरा जाते हैं। तो इस पूरी तैयारी का बताइएगा कि फ़ैसला कैसे किया आपने, और आप माशाल्लाह से इंटरनेशनल वुमेन कैटेगरी में तीसरी पोजीशन आपने हासिल की। उम्मीद है नेक्स्ट आगे जाके आप पहली पोजीशन भी लेंगे, लेकिन ये तैयारी के हवाले से हमें बताइएगा, और ये शो कहाँ से डेवलप हुआ? ओके, मैं ट्रैक पे जा रही हूँ। 2021 में पहली दफ़ा मैंने ट्रैकिंग की थी पाकिस्तान की। तो बस उसके बाद कुछ ट्रैक्स के साथ, मुश्किल रास्तों के साथ, पहाड़ों के साथ मोहब्बत हो गई। और ये फैसला मैंने इसलिए किया क्योंकि आई वाज गोइंग थ्रू वेरी टफ पार्ट ऑफ माय लाइफ, जिसमें मुझे काफ़ी डिप्रेशन से मैं गुजर रही थी। तो उसके लिए मुझे अपने आप को कोई ऐसा चैलेंज देना था जिसके बाद मैं पैशनेट होकर कोई काम कर सकती। तो बस ये मैंने इसके बारे में सुना हुआ था। 2023 में मुझे पता चला था कि एक ऐसी मैराथन हो रही है और पिछले कोई 20-25 साल से हो रही है, लेकिन कभी किसी पाकिस्तानी लड़की ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आई थॉट क्यों ना मैं वो पहली पाकिस्तानी लड़की हो जाऊं। तो पोजीशन तो आ गई, पोजीशन शायद मेरे लिए इतनी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन ऐसा है कि हाँ, इसकी तैयारी बहुत मुश्किल थी। बहुत 5-6 महीने मैंने बहुत लग के ट्रेनिंग की, 2 से ढाई घंटे मैं ट्रेनिंग करती थी।
बट इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये मेरी लाइफ की पहली रेस थी एंड आई चोज द हाईएस्ट वन एंड द टफेस्ट वन। तो उससे पहले राबिया बचपन वगैरह में भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती रही होंगी, क्योंकि एकदम से तो वो शौक नहीं आ जाता। शायद आप इससे पहले कोई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती रही, या फिर आपका ताल्लुक किसी ऐसे शहर से है जहाँ पे आपको नेचुरली वो करना पड़ा? नहीं, असल में ऐसा है कि मेरा ताल्लुक तो इस्लामाबाद से है। मैंने कभी पहले ऐसे किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। मैं ट्रैक के लिए जाती रही हूँ, तो एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुँचना इस बेसिकली 12 to 13 डेज का ट्रैक, और एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक मैंने 2023 में फर्स्ट टाइम किया था, और पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे हाई एल्टीट्यूड ट्रैक किए हैं। तो उस वजह से मुझे शौक डेवलप था ट्रेल्स का, ट्रैक्स का, उधर की जिंदगी से मैं फेमिलियर थी। तो होता यही था कि मैं हमेशा अपने ट्रैक पे जिस ग्रुप के साथ जाती थी, तो मैं हमेशा आखिरी होती थी जो पीछे चलती हुई आ रही होती थी, खरामा खरामा बहुत आहिस्ता। तो एक वो भी था कि मुझे अपना मेंटल बैरियर ब्रेक करना था कि नहीं, आई एम नॉट द लास्ट वन, और मैं यहाँ पे भाग भी सकती हूँ। ये मेरे अपने बैरियर थे जिनको ब्रेक करने के लिए मैंने ये डिसीजन लिया कि लेट्स डू इट। अच्छा राबिया, जो आप ट्रेनिंग की बात कर रही हैं, तो ये ट्रेनिंग किस किस्म की होती है? वैसे तो अगर हम क्रिकेटर से बात करें, किसी एथलीट से बात करें, तो वो जिम में ट्रेनिंग करते हैं। जो आपकी, क्योंकि हाइकिंग इस पे इन्वॉल्व है, तो आप किसी हाइकिंग ट्रैक में जाती थी, या इस ट्रेनिंग की क्या नोयत होती थी, और कोई आपकी कोचिंग कौन करता था, या खुद अपनी कोचिंग आप खुद करती थी? नहीं, कोचिंग के लिए मैंने कोच हायर किए थे, इंटरनेशनल कोच थे, उनसे मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रही थी। वो मुझे मेरा वर्कआउट भेज देते थे, और वो फिक्स है इसकी ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। आप जब में भी इसकी ट्रेनिंग करते हैं, आपको रन करना होता है। मोस्टली मैंने कभी कहीं जाके हाई एल्टीट्यूड पे रन नहीं किया था, बिकॉज उतना टाइम नहीं था। विंटर्स में मैंने इसके लिए प्रिपरेशन की। तो जॉगिंग ट्रैक्स पे रन करते हैं, आप ट्रेडमिल पे रन करते हैं। डिफरेंट, हर रोज का डिफरेंट वर्कआउट होता है, उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। इस्लामाबाद में रहते हुए वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास मार्गिला हिल्स हैं, तो वहाँ पे ट्रेल रन थोड़ा सा करने की कोशिश कर ली, डाउन हिल की प्रैक्टिस कर ली। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हैं उनको ऐड ऑन करती गई, और सिलसिला चलता है। क्या बात है, क्या बात है। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, लेकिन इसमें बहुत सारी मुश्किलात भी तो ऑब्वियसली आई होंगी राबिया। इफ यू वांट टू शेयर एनी एक्सपीरियंस जो आपके जहन में, व्हेन यू थिंक अबाउट इट, यू से कि अच्छा, हाउ डिड आई सर्वाइव दैट? बहुत सारी मुश्किलात थी। देखिए, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि पाकिस्तान में तो हम ख़वातीन को ना इस तरह के ख्वाब देखने की इजाज़त भी नहीं है कि आप पहाड़ों पर अकेले चले जाएं, कई दिन के लिए आप गायब हो जाएं, और आप अपने फैमिली के साथ पीछे राब्ते में भी नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे होते, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। देन यू आर स्ट्रगलिंग विद डिप्रेशन। डिप्रेशन खुद कोई एक आसान चीज नहीं है। अगर आप लेने के लिए डिप्रेस डायग्नोस्ड हैं और आप मेडिकेशन पर हैं, उन तमाम चीजों के साथ अपने आप को उठाना और अपने आप को ट्रेनिंग के लिए पुश करना, इट्स अ ह्यूज जर्नी। उसके अलावा अगर मैं रेस की आपको बात कहूँ कि जहाँ मुझे लगा राबिया, आर यू ऑन मेडिकेशन और समथिंग? या मैंने स्ट्रगल, सॉरी, आर यू ऑन मेडिकेशन? आई कांट लिसन टू। मैंने कहा आर यू ऑन मेडिकेशन, आपने शेयर किया ना? जी, मेडिकेशन इज, आई वाज ऑन साइकेट्रिक मेडिसिन। तो उस मेडिकेशन के साथ उठना, अपने आप को कहना कि नहीं मैंने जाना है और मैंने कुछ अचीव करना है, इट्स अ बिग थिंग। लेकिन इस सारी जर्नी ने मुझे उन दवाइयों से छुटकारा दे दिया। अच्छी चीज ये हुई कि मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया। मैं जिस फेज में थी, साइकेट्रिक मेडिसिन में थी, वो मेरी सारी खत्म हो गई बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। क्योंकि मैं इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर रही थी कि मेरे इतने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे कि मेरी वो तमाम दवाइयाँ छूट गई। फिर अगर मैं रेस की स्ट्रगल की बात करूं तो हाई एल्टीट्यूड पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको कंजेशन हो गई है या आपको कोई भी गले या नाक की कोई तकलीफ हो गई है जिसमें सांस लेना मुश्किल है, तो आप वैसे ही गिव अप कर जाते हैं। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचने से पहले गिव अप कर जाते हैं। तो वो सारी चीजें थी कि मुझे बहुत सारी जगह पे आई वाज आल्सो लाइक कि बस मैं गिव अप कर रही हूँ, इससे आगे मेरा जाना मुश्किल है या मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर अपने आप को कहना कि नहीं, तुम्हारे पास यही चांस है, यू डोंट नो नेक्स्ट ईयर तुम होगी नहीं होगी, यहाँ आ सकोगी नहीं आ सकोगी। तो स्ट्रगल तो बहुत लंबी थी। ठीक। अच्छा राबिया, थोड़ा सा फ्यूचर गोल के हवाले से बताइएगा कि अब आगे आप क्या कुछ करना चाहती हैं? क्या इसी रेस में आपने नंबर 1 आना है या फिर कुछ और टारगेट्स भी आपने सेट किए हैं? ओके, इंटरेस्टिंग पार्ट जो होता है मैराथन का और एंड्योरेंस स्पोर्ट्स का, जितनी भी एंड्योरेंस स्पोर्ट्स हैं उसमें आपको किसी नंबर 1, 2 और 3 पे आना तो आप लकीली आ जाते हैं।
ज्यादातर जो फेमस एथलीट्स होते हैं वही इन्हीं नंबर्स पे आ रहे होते हैं, बट आप अपने मेंटल और फिजिकल बैरियर्स को ब्रेक कर रहे होते हैं। हमेशा आपको अपने से एक स्टेप आगे जाना होता है। फिर अगर मैं अपने प्लान्स की बात करूं तो आई वांट कि पाकिस्तान में इस तरह के गेम्स हों, हमारे ट्रैक्स ज़्यादा खूबसूरत हैं, ज़्यादा एडवेंचरस हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ कम होने की वजह से हम ज़्यादा एडवेंचर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए फॉरेनर एथलीट्स दे आर लुकिंग फॉर इट। तो हमारे पास ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं, तो क्यों ना हम अपने ट्रैक्स पे इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं, इस तरह की रेसेस इंट्रोड्यूस करवाएं। ट्रेल रन पाकिस्तान में नहीं होता, ट्रेल रन के ऊपर हम मैराथन ट्रेल रन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेल रन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर पाएं। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की अगर आपने बात की, नागा पर्वत हो गया, बहुत सारी ऐसी पहाड़ियाँ हैं पाकिस्तान में जहाँ पे आपकी एक्टिविटी कर सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पहाड़ी ने आपको फैसिनेट किया कि यहाँ पे अगर ये रेस हो तो हम दुनिया में अपना एक रोशन चेहरा दिखा सकते हैं? ओके, जिस तरह अगर हम एवरेस्ट की बात करें तो K2 जो है हमारे पास सेकंड हाईएस्ट पीक है। K2 का जो ट्रेल है दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एडवेंचरस, वेरी यू कैन से कि उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको जो है स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो खपलू के बाद बहुत सारे ऐसे ट्रेल्स हैं जहाँ पे इस तरह की रेसेस मुनक्किद की जा सकती हैं। हुंजा में तो हो रही हैं, लेकिन हुंजा में ट्रेल रन नहीं हो रही, वहाँ पे ट्रेल रन इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तो मैं जहाँ गई हूँ, शायद अपने मुल्क से ज़्यादा मोहब्बत होती है आपको पाकिस्तान का, तो हर जगह मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज करवा सकते हैं। चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस राबिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने की और जो मुझे उनकी सबसे अच्छी बात लगी, शी टोल्ड अस कि वो डिप्रेशन में मुब्तला थी, लेकिन जब से उन्होंने ये करना शुरू किया, जब से वो इस एक्टिविटी में आई हैं, उसके बाद से उनका डिप्रेशन वगैरह और जो मेडिकेशन जो उनकी थी वो भी छूट गई। सो आई थिंक हसनैन के इट इज हाई टाइम कि अपने डिप्रेशन को किल करने के लिए हम सबको किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में सजेशन भी दी कि पाकिस्तान में भी हो सकता है। आपके पास K2 है, आपके पास नागा पर्वत है, आपके पास राका पोशी है, आप क्यों नहीं पाकिस्तान में कर सकते? क्लाइंबिंग नहीं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है ना। देखिए, पॉइंट ये था इस सेगमेंट का, लेकिन हम ये एक्टिविटी नहीं करवा रहे। हाँ, हम नहीं करवाते, ये भी पॉइंट है। और जो आप फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे एक्सरसाइज में या किसी किस्म की हेल्थी एक्टिविटी, तो आप लोगों की मेंटल हेल्थ बड़ा इंप्रूव करती है। सो हम सबको चाहिए कि अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और सेहतमंद हो जाएं। डिप्रेशन को जरूर दूर करने के लिए आपको ट्रैवल करना चाहिए। यस, दैट्स वेरी हेल्थी एज वेल। देखिए, उसमें भी आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव होती है ना। लीपा वैली नहीं तो है कुछ लीपा वैली वो रिजवान अब्बासी साहब जो है वो लेकर ही नहीं गए। रिजवान, एक बार फिर से हमारा आपसे शिकवा है, आपने हमें कश्मीर लेकर जा रहा था, प्लीज फाइनली हमें ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक शामिल वेलकम बैक एवरीबडी। अभी हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सनम जावेद से मुतालिक। उनकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। बलूचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की इस्तदा पर येस नहीं कर रही। ये रिमार्क्स हैं अटॉर्नी जनरल के। सनम जावेद अब आज़ाद हैं, अपने सूबे अब जा सकती हैं, ये भी कहा अटॉर्नी जनरल ने। और फिर जो जस्टिस साहब हैं, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि मैंने इंटरनेट पर देखा है कि सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। ये कहना है जस्टिस औरंगजेब साहब का, जिस पर उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि क्या वो माजरत के साथ आप कंटिन्यू कीजिएगा। इसके बाद वकील ने उनको ये बिल्कुल याद दहानी करवाई और वकील की याद दहानी पे उन्होंने, जज की याद दहानी पे वकील साहब ने कहा कि अब वो नामुनासिब जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगी। सो ये ब्रेकिंग है हमारे पास कि सनम जावेद अब से आज़ाद हैं। अब पता नहीं, जज साहब ने तो ये बता दिया कि वो आज़ाद है, लेकिन कोई पता नहीं वो घर पहुंचने से पहले क्या होता है। इब्राहिम अब्बासी हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ। इब्राहिम, बताइएगा समाअत का अहवाल मजीद प्लीज। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सनम जावेद साहब की जो वालिद की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया उसको गैर कानूनी करार दिया जाए, उस हवाले से आज की बड़ी अहम समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल को जो है वो बुलाया गया था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से, और उनसे पूछना था या मुआवनत हासिल करनी थी कि एक मुकदमे में 2-3 FIR जो है वो उसके कैसे दर्ज की जाती है एक ही वाक़े की, उस हवाले से उनकी मुआवनत तलब की थी। आज अटॉर्नी जनरल जो थे वो आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि जो कोयटा में FIR है उसमें जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, किसी भी मुकदमे में अब सनम जावेद को जो है वो हुकूमत गिरफ्तार
नहीं करेगी क्योंकि उनकी गिरफ्तारी रिक्वायर नहीं है। इस सिलसिले में जो अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि अब जो सनम जावेद हैं वो अपने घर जो है वो आसानी से अपने सूबे में जा सकती हैं। इसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लाइटर मूड में ये कहा कि जब क्योंकि मैं छुट्टियों में था, छुट्टियों में मैंने अपना लैपटॉप और मोबाइल जो है वो यूज़ किया था, तो मैंने देखा था कि सनम जावेद जो है बड़ी हार्श लैंग्वेज या नामुनासिब अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करती हैं। जो मियां इशफाक थे सनम जावेद के वकील, उनको उन्होंने कहा कि आपके जो क्लाइंट हैं आप यकीन दिलाते हैं कि आइंदा ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये अपने ऐसे जो अल्फाज हैं इस तरह के ये आइंदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद अदालत ने जिसको यकीन दहानी करवा दी गई दोनों तरफ से कि ना जो है वो सनम जावेद को गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही सनम जावेद को इस तरह की लैंग्वेज जो है इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अदालत ने ये जो दरखास्त थी सनम जावेद के वालिद की, इसको निपटा दिया है। जी अच्छा इब्राहिम साहब, ये बताइएगा कि आप काफ़ी अरसे से ये कवरेज भी कर रहे हैं, तमाम तर हाई कोर्ट भी आप देखते हैं, डिफरेंट और भी जगहों पे आप जाते हैं, तो ये कितने चांसेस है कि अब सनम जावेद अपने घर भी जाएंगी? क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा हमने देख लिया कि सनम जावेद जो ही रिहा होती है एक और केस बना दिया जाता है, तो इस समाअत के बाद क्या चांसेस हैं कि अब सनम जावेद की जान छूट चुकी है? देखें, ये क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अदालत को यकीन दहानी कराई गई है, ये बहुत मुश्किल होगा किसी भी इदारे को इसको ओवरटर्न करना या फिर इस बयान के खिलाफ जाना, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब ने जो भी यकीन दहानी किसी अदालत में करवाई है वो कहीं ना कहीं जो है वो अदारों ने उसकी लाज जरूर रखी है। तो अगर हम देखें कि अगर ये वाला मामला अगर चलता भी तो तब भी सनम जावेद के ऊपर जो मुकदमात थे या जो FIR थी ऑटोमेटिकली कलअदम करार दी जाती, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 जजमेंट दी हुई हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शेख रशीद साहब वाले केस के अंदर और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो है वो अली वजीर वाले केस के अंदर, के उसके अंदर एक जो वकूआ होता है उसके ऊपर एक FIR जो है दर्ज की जा सकती है। लिहाजा इस मामले के अंदर भी सनम जावेद का केस बड़ा स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। दूसरी चीज ये है कि जो दीगर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसकी तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी और दीगर अदालतों के अंदर बारहा ये कहा जा चुका है कि जो सनम जावेद हैं उनके ऊपर और मजीद कोई FIR नहीं है। लिहाजा अगर कोई मजीद FIR होती है तो फिर गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन आज अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से भी ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि उनके ऊपर कोई और FIR नहीं है, ना ही जो हुकूमत को उनकी जो गिरफ्तारी है मतलूब है। उम्मीद की जा सकती है कि सनम जावेद अब गिरफ्तार नहीं की जाएंगी। जी अभी समाअत खत्म हो चुकी है इब्राहिम, अभी क्या माहौल है कोर्ट का, उस पर अगर कुछ अपडेट देना चाहें आप? जी अभी समाअत खत्म हो चुकी है। जो सनम जावेद थी उनकी वालदा थी, उनकी बच्चे थे 2 साथ उनके वालिद थे, वो भी कुछ देर पहले जो है वो अदालत के हयाती से जो है वो बाहर जा चुके हैं और कुछ उनके मियां इशफाक साहब जो उनके वकील थे उनकी जानिब से जो है वो मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की गई, बड़ी खुशी का जो है वो इजहार किया गया। अब वो आज़ादी से अपने घर की तरफ जाएंगी, यानी कि लाहौर वो आसानी से जा सकेंगी। अब यकीनन तौर पर जो सनम जावेद हैं वो अपने पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है उसको जो है वो आसानी से उसके ऊपर काम करेंगी और उसको पॉलिटिकली और इब्राहिम पॉलिटिकल एक्टिविटी में ख्याल भी बड़ा ज्यादा रखेंगे। नहीं, वो शायद वो सही कह रही है निमरा इब्राहिम कि अब नामुनासिब जुबान का तो भी इस्तेमाल कोर्ट ने बड़ा उनको बता ख्याल दिया, तो रखेंगी अगर अब तो। नामुनासिब जुबान इस्तेमाल हुई तो कोर्ट की तो ये रिमार्क्स आ गए उनके हवाले से। जी बिल्कुल ऐसी है, नामुनासिब अल्फाज वाली जुबान पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब आज से 2 दिन पहले जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने उनको कहा था कि आप अपने घर जा सकती हैं, उसके बाद उनको मीडिया पे बात करने से रोका गया था। मियां गुल साहब ने ये कहा था कि अगर इनके वालिद या सनम जावेद खुद को इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, मीडिया के ऊपर बात करती है, तो मैं इस ऑर्डर को रिकॉल कर दूंगा, ये इनके दोबारा इस केस को लगा के अपना जो ऑर्डर है इसको वापस लेके आपको दोबारा जो है वो गिरफ्तार करने का हुक्म दूंगा। उसके बाद बड़ा एहतियात बहुत जरूरी होगी है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो ये ईमान मदारी साहिबा वाले केस के अंदर भी अदालत ने इसी तरह के अहकाम जारी किए थे, उनको बयानबाजी से जो है वो रोका था। और दूसरे जिस वक्त जैसे बाबर सत्तार साहब की तरफ से ऑर्डर किया गया कि शानदाना गुलजार और शरियार अफरीदी को जो MPO के तहत गिरफ्तारी है उससे उनको रिहाई दी गई थी, तो उस वक्त उन दोनों को भी रोका गया था कि आपने किसी किस्म की मीडिया के ऊपर आके बात नहीं करनी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक किस्म का ट्रेंड बनता जा रहा है कि वो अगर रिलीज देते हैं उसके बाद कोई अपनी बातें भी होती है जजेस की जो मनवाते हैं, जिसके तहत ताकि जो क्योस पैदा होने का या फिर इस तरह का कोई माहौल खराब करने की कोई जिस तरह कोई बातें करे तो उसको रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं।
चलें जी, बहुत शुक्रिया इब्राहिम आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, सनम जावेद फाइनली अपने घर के लिए निकल चुकी हैं। दैट इज़ अ बिग न्यूज़। पिछले कुछ रोज से ये ज़ुबान ज़द-ए-आम था, बल्कि ये खबर बड़ी उनसे मुतालिक जो है वो अपडेट्स हमारे सामने आ रही थी, लेकिन फाइनली ये केस भी अपने ख़त्म को पहुंचा और अपने घर जा चुकी हैं हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे वक्त एक ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अभी वेकेशंस चल रही हैं, समर वेकेशंस बच्चों के लिए, तो उनको क्या करना चाहिए इन छुट्टियों में, इस पर बातचीत होगी। वेलकम बैक टू शो। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले निमरा ने आपको बताया था कि वेकेशंस चल रही हैं और वेकेशंस पे क्या कुछ करना चाहिए बच्चों को। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों के लिए ज़रूरी किताबें और फिल्में आज के इस खुसूसी सेगमेंट में हम शामिल करेंगे। हम आपको 3 ऐसी किताबें और 3 ऐसी फिल्में बताएंगे जो कि हर बच्चे को अपनी छुट्टियों की जो गर्मियाँ हैं उनमें उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी एक्टिविटी है। इसी हवाले से You watch films? हाँ, आप देखते हैं फिल्म्स? जी हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा लेकिन आपकी छुट्टियां नहीं चल रही। मैं फिल्म नहीं देखता, मैं सीजन्स देखता हूँ। हारून शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो एक नौजवान अदीब हैं और वो बच्चों के अदब के माहिर हैं और इनकी किताबों में कहानियाँ और मालूमात का एक खूबसूरत इम्तजाज पाया जाता है। तो आइए हारून साहब से जानते हैं कि कौन सी किताबें और मूवीज़ ऐसी हैं जो बच्चों तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने में मददगार साबित होंगी। हारून, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप सुन तो चुके हैं कि हमारा टॉपिक क्या था, अगर आप इसको इनिशिएट कर दें, वो किताबें बता दें, वो मूवीज़ बता दें जो कि बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने में मददगार साबित होती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि ये एक सेगमेंट कर रहे हैं आप, इसमें हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए कौन सी किताबें और कौन सी फिल्में जो है वो उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो जो ये गर्मियों की छुट्टियाँ हैं इसमें बच्चों को थोड़ा सा जरूर गाइड करें, साथ साथ उनके जो है वो एक एक्टिविटी इंजॉय करें। वालिदैन जो है या बड़े बहन भाई वो बच्चों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये जो है ना खाली गैजेट्स के साथ चिपके रहना ये बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। तो बेहतर है कि किताबों के साथ कुछ वक्त गुजारा जाए, कुछ अच्छी फिल्में देखी जाए। और जो मैं रिकमेंडेशन आज दे रहा हूँ वो हर उम्र के बच्चों के लिए है। मैं बताऊंगा आपको, जैसे अगर हम फिल्मों के हवाले से बात करें तो सबसे एक मैं जो फिल्म जिसके लिए मैं खास तौर पे कहना चाहूंगा वो चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री है। ये एक ऐसी फिल्म है जो कि मेरे ख्याल में सब बच्चों को देखनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत फिल्म, एनिमेटेड फिल्म। तो इसकी वर्जन आ चुके हैं आज तक। एक बड़ी अच्छी किताब है रोल्ड डहल की, उसके ऊपर बेस्ड है और ये उनकी अपनी जिंदगी के कुछ तजुर्बात के हवाले से बनाई गई फिल्म है, जिसमें उन्होंने कहानी इस तरह बुनी है कि चॉकलेट की फैक्ट्री है जिसके अंदर रेसिपी जो है वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ बच्चे हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है 2000 में वो बहुत खूबसूरत उसके अंदर आपको कैरेक्टराइजेशन नजर आएगी। तो बच्चे उसको बहुत इंजॉय करेंगे। और अगर आपके पास टाइम है और बच्चे कोई फिल्म देखना चाह रहे हैं तो आप चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री दिखाइए। ठीक है। अच्छा, ये एक फिल्मों की बाकी आपने कौन सी फिल्म्स का नाम लिया हारून साहब? और फिर अगर फिल्मों में अगर हम उर्दू की बात करें तो फिर आपको पता है 3 बहादुर सीरीज जो है वो हमारी बहुत एक अच्छी एनिमेटेड फिल्म है, उसको जरूर बच्चे देखें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी, सिनेमाज में लगती रही है। इसकी मेरे ख्याल में 3 जो है वो सीक्वल में आ चुकी है फिल्में। तो 3 बहादुर जो है वो जरूरी देखने वाली फिल्म है और उसमें 3 कैरेक्टर्स हैं और वो तीनों बच्चे जो हैं बहुत एडवेंचरस भी हैं, लेकिन साथ साथ वो माशरे की कुछ ऐसी मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं और अपने मासूमाना तरीके से उनको हल करते हैं। तो ये भी एक बड़ी अच्छी फिल्म है और ये भी जरूर देखनी चाहिए बच्चों अच्छा को। हारून साहब, ये जो इनसाइड आउट 2 जो आई है इसके हवाले से मुझे बताइएगा कि ये इमोशंस पे बनी हुई है, ये कितनी ज्यादा जरूरी है बच्चों को दिखाना? देखिए, बच्चों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। हम जिस किस्म के अभी आजकल हालात में रह रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम यही है कि बच्चे जो हैं वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते, उनको अपने वसाइल की आगाही नहीं है, अपने इर्द के इश्यूज के साथ वो जो है जुड़े नहीं होते। तो इनसाइड आउट जो है वो आपने जिस तरह पॉइंट आउट किया बहुत अच्छी फिल्म है। एक और फिल्म जिसको मैं कहूंगा अगर वक्त है तो वो जरूर देख लीजिए, वो है फाइंडिंग नीमो। और वो मछलियों की कहानी है जिसमें नीमो जो है वो डूब जाता है और उसका बाप जो है मार्लिन बॉस को ढूंढ रहा है। और ये भी बहुत खूबसूरत कहानी है और ये भी बच्चों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी इंसानी जज्बात को जिस तरह एक एनिमेटेड तरीके से जो है ट्रांसमिट किया गया है वो बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा।
और उससे बच्चे कुछ लेसन भी लेंगे। तो ये 3-4 फिल्में जो हमने आज जिक्र किया है, ये बच्चों को जरूर देखनी चाहिए और पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो बच्चों को गाइड करें कि कौन सी अच्छी फिल्म है, कौन सा अच्छा कंटेंट है। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बच्चों के लिए कंटेंट बनता नहीं है, लेकिन जरूरी है कि उनको थोड़ा सा गाइड करके अच्छी फिल्मों की तरफ हिदायत करें। अच्छा, बुक्स का भी आपने तज़किरा करना है तो 3 बुक्स अगर आप कोई रेकमेंड करना चाहें जो लाजमी इन बच्चों को इन छुट्टियों के दौरान पढ़नी चाहिए, वो 3 बुक्स कौन सी होंगी इफ आई आस्क यू? जी बिल्कुल, बुक्स पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है। मेरे ख्याल में बच्चों के साथ बच्चों की दोस्ती बहुत शुरू में ही बुक्स से करा देनी चाहिए और वो तभी हो सकती है अगर वो अपने इर्द गिर्द जो अडल्ट हैं उनको बुक्स पढ़ते हुए देखें। Yes. तो आपने भी जो ये कोशिश करनी है कि किताबें पढ़ें और फिर बच्चों को गाइड करें कि कौन सी अच्छी किताबें वो पढ़ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जिस किताब का और जिस सीरीज ऑफ बुक्स का जिक्र करना चाहूंगा वो है ऑफ कोर्स जो हमारी फिल्मों में हम इसको देखते रहे हैं और उसको जिस तरह लिटिल वुमेन है। अच्छा, होता ये कि जो किताबें लिटिल वुमेन जिस तरह है वो पहले किताब की सूरत में आई और बाद में फिल्में भी बनी, तो बेहतर यह है कि बच्चों को किताब पढ़ने की तरफ पहले रुझान कराएं। जब वो किताब पढ़ लें तो फिर बेशक उनको फिल्म दिखाएं। Yes. लेकिन पहले ये है कि वो उनको किताब पढ़ने की तरफ का ध्यान होना चाहिए। दूसरी फिल्म जिसका किताब जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है हैरी पॉटर। नाउ हैरी पॉटर सीरीज जो है उसकी 600 मिलियन से ज्यादा किताबें बिकी। जेके रॉलिंस की ये किताब जो पहली दफा आई, हैरी पॉटर एंड की जो पहली एपिसोड नॉवेल आया और उसके बाद फिर मुसलसल उसकी 7 किताबें आई। लेकिन वो अगर आप किताब पहले पढ़ लें तो फिर आप फिल्म का मजा दुबाला हो जाता है। Yes. अगर आप फिल्म पहले लें तो फिर किताब पढ़ना मुश्किल होता है। मैंने ये बताऊं, जैसे जब मैं छोटा था खुद तो मैं वो पढ़ना था गॉन विद द विंड। अच्छा, वो मैंने पहले फिल्म देख ली, उसके बाद वो किताब पढ़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर आप उसी तरह अगर आप पहले किताब पढ़ लें, क्योंकि आप उसके अंदर अपनी इमेजिनेशन यूज करते हैं, तो तमाम बच्चों के लिए मैसेज है कि अगर एक ऐसी किताब है जिसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है तो पहले किताब पढ़िए और उसके बाद फिल्म देखने की तरफ जाइए। तो जरूर देखें ये जो जरूर ये किताब पढ़ें। हैरी पॉटर की जो सीरीज है उसकी पूरी दुनिया में धूम थी और अभी तक जो है वो सबसे मोस्ट रेड बुक है। कई जबानों में तर्जुमा भी हो चुका है, उर्दू में भी अवेलेबल है, तो वो जरूर हैरी पॉटर पढ़नी चाहिए बच्चों। ठीक है, पहली आपने कौन सी बताई थी? लिटिल वुमेन। लिटिल वुमेन, अच्छा ये किताब जो है अच्छा, खास तौर पे लड़कियों के लिए बहुत लिटिल वुमेन। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, वो भी सुन लीजिएगा okay. क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम होता है। हारून साहब, हमने अगर वेस्टर्न सोसाइटी को देखिए ना तो वहाँ पे हर चीज़ प्रिवेल कर रही है। रेडियो अपनी जगह पे प्रिवेल कर रहा है, बुक्स अपनी जगह पे प्रिवेल कर रही हैं, अखबार अपनी जगह पे प्रिवेल कर रहा है, टीवी है या सोशल मीडिया अपनी जगह पे प्रिवेल कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस ज़माने से हम पहले अखबार के साथ हमारा शगफ था, फिर किताबों के साथ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होती चली जा रही है, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है। तो स्पेशली अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो इनको बुक्स की तरफ हम किस तरह लगा सकते हैं? देखिए, मैं तो वो उस जमाने का हूँ जी जहाँ पर तालीम और तरबियत, नौनिहाल, टोट बटोट, ये वो रिसाले थे जो बच्चों के लिए खास तौर पे आया करते थे और हम अपने वालिदैन से जिद करते थे कि हमें ये महानामा जो है ये लगवाना है। और हर महीने वो हमारे घर आ जाया करता था और हम उसमें कहानियां पढ़ते थे और लिखते भी थे उसके अंदर, कहानियां भेजा करते थे अपनी। तो बच्चों को आजकल जो है किताबों की तरफ वापस लाने के लिए दोबारा से, अब जैसे बेड टाइम स्टोरीज की जब हम बात करते हैं तो अक्सर हम अंग्रेजी की कोई किताब उठाकर बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज सुनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप टोट बटोट जो है वो उठाइए, तो सूफी तबस्सुम साहब की बहुत अच्छी किताब है, बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत नज़्में हैं उसमें, और राइमिंग के साथ जब बच्चे वो सुनेंगे तो बहुत सी चीजें उनके जहन में रह जाती हैं। इसी तरह अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ता है, इसी तरह वो सबक आमोज मैसेजेस जो हैं वो भी उनको मिल जाते हैं, जुबान बेहतर होती है। तो टोट बटोट की कहानी उठाइए या उम्र यार की कहानी उठाइए, अभी फिल्म बच्चों ने देखी होगी उम्र यार की, तो उम्र यार का कैरेक्टर जो है उसको बच्चों को इंट्रोड्यूस कराइए। तो उर्दू लिटरेचर में भी बहुत सारी चीजें हैं, अलिफ लैला है, सिंदबाद है, इन चीजों को उठाइए और बच्चों को इनसे फेमिलियर कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता किताब पढ़ने का शौक और किताब के साथ दोस्ती पैदा हो जाएगी उनके दिल में। और जिस तरह मैंने कहा उसके बहुत से फायदे हैं, जुबान बेहतर होती है, बहुत से सबक मिलते हैं बच्चों को, और उनके अंदर पेशेंस, क्योंकि जो कुतुब बीनी है वो पेशेंस पैदा करती है इंसान के अंदर। आजकल जो हड़बड़ मची हुई है हमारे माशरे में, उसकी वजह यह है कि गैजेट से तो दोस्ती है, किताब से दोस्ती नहीं है। ये मसला है। अच्छा हारून साहब, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं जो पेरेंट्स को अभी लाजमी तौर पे अपने बच्चों को इन छुट्टियों में करवानी चाहिए? देखिए, छुट्टियों का वक्त जो है बहुत अच्छा वक्त है। आजकल गर्मियों का मौसम है तो इसलिए बाहर निकलने के इतने मौके नहीं होते, घर में फैमिलीज रहती हैं। बच्चों के साथ बॉन्ड कीजिए, बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, उनके साथ बॉन्ड कीजिए। अगर कहीं सैर का प्रोग्राम बन सकता है तो सैर पे जाइए,
और जितना ये जो मौका है, ये जो 2 महीने या 3 महीने होते हैं, इसके अंदर जितना नजदीक आ जाएंगे अपने बच्चों के, उतना ही बेहतर होगा आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। और वो जो हम कहते हैं ना जेनरेशन गैप, उसको ब्रिज कीजिए, बैठिए, बात कीजिए उनके साथ, उनकी दिलचस्पी जो है वो शेयर कीजिए, अपने शौक जो आपके बचपन में रहे हैं उनके साथ वो शेयर कीजिए। तो आप जरूर एक ऐसा कॉमन ग्राउंड ढूंढेंगे जहाँ पे आप और आपके बच्चे मिलकर बैठकर बात कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ जो है वो एक रब्त कायम होगा और एक दूसरे की बात समझने में आसानी होगी। अच्छा हारून साहब, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, जो फिल्म्स और बुक्स की हमने बात की है, जो मैं चाह रही हूँ कि वो पेरेंट्स अगर कोई नोट डाउन करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर सकते हैं। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री इज द फिल्म दैट यू वांट ऑल आवर चिल्ड्रन टू वॉच। उसके बाद तीन बहादुर, तीन बहादुर एंड देन लिटिल विमेन इज द बुक, राइट? यस, लिटिल विमेन इज द बुक। एंड हैरी पॉटर की पूरी सीरीज। जी बिल्कुल। एंड उम्र यार एंड अलिफ लैला, राइट? अलिफ लैला, टोट बटोट, बच्चों को नज़में जरूर सिखाइए ताकि राइमिंग करो। टोट बटोट सूफी तबस्सुम साहब की किताब, वो जरूर बच्चों को दीजिए। ठीक हो गया। सूफी तो तबस्सुम साहब जाते की हमें दे किताब। दें कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं किताबों की, तो बच्चों को किस तरह से गैजेट से हम किताब में लाएंगे, ये तो एक बहुत बड़ा आजकल मुअम्मा बनता चला जा रहा है हमारी सोसाइटी का। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा कि जब बच्चे आपको किताब उठाए हुए देखेंगे तो फिर वो भी किताब उठाएंगे। तो खुद पहले किताब से दोस्ती कर लीजिए। जब बच्चे देखेंगे कि माँ बाप जो है, और बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं, अगर आप मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं तो बच्चे भी यही देखेंगे। अगर आप किताब उठाते हैं तो फिर बच्चे भी किताब उठाएंगे और वो बेहतर हो जाएगा। तो बेहतर है कि उनको ये अपना अमल करके दिखाइए और उससे वो फिर तकलीफ करेंगे। ठीक हो गया हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। चलें जी, ये सेगमेंट आई थिंक जो बहनें इस वक्त हमें देख रही हैं और अगर कोई फादर्स भी हमें देख रहे हैं अपने ऑफिस में बैठकर, तो आई थिंक हसनैन ये बड़ा मुफीद साबित होगा ये सेगमेंट उनके लिए। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी कि जिस तरह पेरेंट्स जो भी काम करते हैं बच्चे उसको कॉपी करते हैं। सो पेरेंट्स को भी अब अगर अपने बच्चों को किताबों की तरफ लेके जाना है, हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लेके जाना है, तो उनको खुद भी वो अमल करना होगा। अभी छुट्टियां चल रही हैं, प्लीज अपने बच्चों का टाइम वेस्ट ना करें। अपने बच्चों को ये किताबें और ये फिल्म्स, अब फिल्म्स तो बड़ी आसानी से बच्चे देख सकते हैं ना। तो अभी हम लोगों को बच्चों को हम लोगों ने फोन दिया होता है हाथ में, उन्होंने टिकटॉक खोला होता है या कोई इस तरह की चीज, तो बजाय इसके कि वो गंदा कंटेंट या कोई ऐसी चीज जो उनके फायदे के लिए नहीं है, अगर वो देख रहे हैं तो उससे बेहतर है कि उनको इन फिल्म्स की तरफ जो आज हमने आपको रेकमेंड भी किए हैं, ये अपनी बच्चों को दिखाएं। और प्लीज उनके स्क्रीन टाइम का भी ख्याल रखें और साथ ही फिर ये भी देखें कि जब वो स्क्रीन के साथ मौजूद होते हैं तो वो क्या कंटेंट देख रहे हैं। दैट ऑल मैटर्स, दैट ऑल काउंट्स। तो ख्याल रखें अपने बच्चों का और अपना भी। अभी हमें इजाजत दीजिए, अपना और अपनों सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।